शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल में खुश आमदीद। पत्थरों में वक्त कैसे जज्ब होता है, आलीशान इमारतें कैसे खंडर बन जाती हैं, वीरानियों में कैसे शहर आबाद हो जाते हैं वगैरह। फ़न डिज़ाइन महज नई इमारतों या स्ट्रक्चर्स की तरतीब, तज़ीन या ज़िबाइश नहीं, बल्कि उन यादों या मानवियत से मुकालमा भी है जो किसी भी जगह, किसी भी स्पेस में पहले से सांस ले रही होती हैं। हर जगह, हर स्पेस की अपनी एक कशिश, अपनी एक बालिदगी और अपनी एक रूह या सोल होती है जो वक्त के लम्स और वहाँ के बासियों या उनकी यादों से तश्कील पाती है। मसलन वो सहन जहाँ बच्चे भागते दौड़ते हैं, वो आंगन जहाँ कहकहे गूंजते हैं, वो किचन जहाँ बर्तन टकराते हैं, वो दीवारें जो सब सुनती हैं, वो होटल्स जहाँ घर से निकलने या घर से निकाल दिए जाने वाले सस्ताते हैं, वो कहवा खाने जहाँ अफवाहें सफ़र करती हैं, वो शहर जो हमारी इनफरादी खुशियों और जो हमारी इज्तमाही खुशियों और इनफरादी दुखों का बोझ उठाए फिरते हैं वगैरह। ये सब मिलकर इंसानी तजर्बे का एक ख़जाना या आर्काइव बनाते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है द सोल ऑफ अ स्पेस, डिज़ाइनिंग विद टाइम एंड मेमोरी। एंड वी आर वेरी ग्लैड टू हैव तहज़ीब फराज विद अस, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है। आप इंटीरियर एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं एज़ वेल एज़ इवेंट प्लानर विद अ डाइवर्स क्रिएटिव बैकग्राउंड। आपकी बैचलर्स डिग्री है इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग, जबकि आपकी मास्टर्स है इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपके थीमेटिक इवेंट प्लानिंग शामिल है और ये भी कि आप इकरा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी हैं फॉर फैशन एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके प्लीज़ अपने सेल फ़ोन स्विच कर लें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू और प्रेजेंटेशन के बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होता है फॉर Q&A। आप अपने सवाल, अपने तबसरे तासुरात के साथ उस गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। बस अपना हाथ पहले बुलंद कीजिएगा ताकि ये माइक्रोफ़ोन आपके स्पुर्द कर दिया जाए, क्योंकि इसके बगैर आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जा पाएगी और ना ही रिकॉर्डिंग में आएगी। एंड दैट्स इट। तो चलिए गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ वेलकम तहज़ीब फराज। जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर वेल। सॉरी, थोड़ा सा एक तो टाइम थोड़ा सा मतलब आगे हो गया मज़ीद, तो आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा से। एक तो सबसे पहले आफाक भाई बहुत शुक्रिया, आपके तारुफ़ का बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा बहुत, मुझसे ज़्यादा बल्कि अच्छा आपने मेरा तारुफ़ किया है। और सेकेंडली थैंक यू ब्लैक होल फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे दोबारा यहाँ पे शिरकत का मौका दिया। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने अपनी स्पीच की थी, इट वाज लाइक 2 मंथ्स बैक, तो आप लोग उसको यूट्यूब में ब्लैक होल का वहाँ पे हैंडल है, तो वहाँ पे आप लोग मेरा व्यू कर सकते हैं इफ़ यू लाइक। अच्छा, लास्ट टाइम हमेशा मैं एक रिफ्लेक्टिव सवाल से जो है हमेशा स्टार्ट करती हूँ। इस दफ़ा मेरा जो है एक सवाल है जो कि जिसको हम लोग इन बिटवीन भी डिस्कस कर सकते हैं या आफ्टर माई सेशन भी डिस्कस करते हैं। वो ये है कि जस्ट आई वॉन्ट एवरीवन टू जोन आउट। वो मेरा एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी स्पेस आप याद करें, कोई ऐसा शहर जिसको आपने छोड़ दिया हो। कोई वो बिल्डिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, शहर हो सकता है, इवन के मुल्क भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, एंड आपने उसको छोड़ दिया लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। सो यू हैव लेफ्ट दैट स्पेस बट दैट स्पेस हैज़न्ट लेफ्ट यू। तो दैट्स अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से मैं अपना जो है वो आगाज़ भी करूँगी। सो आई विल मूव टू द डाइस एंड इट्स अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। इस पर मैं चाहूँगी कि हम लोग इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और फिर इंशाल्लाह विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द सेशन। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम है। वी सॉर्टेड। हाँ, अब आवाज़ आई थिंक बेहतर है। Thank you. Acha, today I want us to step into the invisible layers of the spaces that we inhabit.
which is architecture, interior design, the places we call home, the rooms we pass through every day. And these are never neutral. They can heal us or they can cause unrest to us. Our environments, basically, they hold power to us. They hold our emotions, our well-being, our memories. I've been thinking about how every space we inhabit, it leaves a trace over us. Some soothes us, some unsettle us, and yet these memories, they become part of our inner landscape. Memories flow through them gently like rivers suspended in the sky. They say that walls have ears, के दीवारों के भी कान होते हैं, but I believe they also have a heartbeat. Every corner of our home, every worn out rug, every window that lets the light in a different way, it tells a story. Not a story, of course, written in words, but in texture, color, silence, and even the air we breathe in. In my last talk, we explored how spaces, they speak through memory, color, aroma, light, and even silence. Today, I want to dig deeper into what lies beyond those walls. How do the spaces remember? How do they heal us or makes us unsettled? And most importantly, that how time becomes one of the materials that design them. तो आएँ चलते हैं दीवार के उस पार. Moving on to my first opening slide. जैसे the picture on the left, it's a worn out rug over a staircase. Of course, it is telling me a lot of stories, क्योंकि लोग इसके ऊपर चले होंगे, उतरे होंगे, और तभी फिर उसकी एक हम लोग आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं कि हाँ, उसके अंदर मेमोरी है, उसके अंदर एक उसकी एक वार्मथ है, उस मटेरियल का अपना एक आपके साथ एक डायलॉग है. और ऑफ कोर्स एक टाइम पे ये नया होगा, बिल्कुल ये नया होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज वी आर डिज़ाइनिंग विद टाइम, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये थोड़ा सा वॉर्न आउट हो गया. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ इवोकिंग सर्टन मेमोरीज. नाउ ऑन द पिक्चर ऑन द राइट, उसके अंदर भी इट्स अ स्टेयरकेस, बट देयर इज़ नो मटेरियल, लेकिन इसके अंदर अपना एक कॉन्क्रीट का मटेरियल है. इस तरह की जो है स्टेकेस हम लोग अपने बिलअमूमन अपने ऑफिसेज़ में, अपने घरों में इस तरह के हम लोग स्टेकेस ज़रूर देखते हैं. लेकिन इसके अंदर लाइट का एलिमेंट है. लाइट इसके अंदर किस तरह से पास कर रही है, तो उसका भी एक आपके साथ एक डायलॉग हो रहा है. अब समर्स के अंदर जो लाइट होती है यूजुअली बहुत हार्श होती है, और विंटर जैसे कि अब चल रहा है तो लाइट भी थोड़ी सी वीक हो जाती है. तो इसी तरह से मतलब कि एक जो लाइट है वो भी एक जगह को जो है वो माहौल को बनाता है. आप प्लीज़ आगे करें. अच्छा, इसके अंदर भी पिक्चर ऑन द लेफ़्ट, इट्स एन एम्प्टी क्लासरूम. अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो यहाँ पे डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल हैं, और अगर क्लासरूम की मैं बात करूं तो उनका स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपने क्लासरूम के साथ रिलेट कर सकते हैं. अगर मैं क्लासरूम की बात करूं तो आपको अपने टाइम का कोई भी क्लासरूम अभी भी, जैसे कुछ यहाँ पे मतलब छोटे बच्चे भी हैं, तो वो ये भी है कि अपने फ़ौरन उनके माइंड में जो है उनके क्लासरूम वगैरह का वो इमेज माइंड में बना सकते हैं. किस तरह से वहाँ पे लाइट पड़ती है, किस तरह का वहाँ पे दरवाज़ा है, किस तरह से वहाँ पे डेस्क वगैरह पड़े हुए हैं. और अगर हम इसको मेमोरी में ले जाएं, लेकिन जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स वगैरह से निकल चुके हैं, तो वो फिर भी उसके माइंड में, उनके माइंड में एक इमेज उसकी क्रिएट हो रही होगी, या उसके अंदर हम किस तरह से बातें करते थे, किस तरह से हंसते थे, क्या उस जगह का माहौल होता था, तो इट इज़ एम्बेडेड इन आवर सबकॉन्शियस मेमोरी. सिमिलरली द पिक्चर ऑन द राइट, उसके अंदर ये है कि उसके अंदर एक बाज़ार है. लेट्स सपोज इट इज़ कराची कंपनी या लाहौर की कोई अंदरूनी बाज़ार है. तो उसके अंदर अगर ये सिर्फ एक पिक्चर है, लेकिन इसके साथ अगर आप इसको गौर करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर आप अरोमाज जो हैं, डिफरेंट वेंडर्स जो हैं, वो दोनों तरफ से आप लोगों को आवाज़ें दे रहे हैं. मसाले पड़े हुए हैं, दे आर कॉलिंग अस कि आके हमसे चीज़ें ले लें. तो इस स्पेस की एक अरोमा भी है, इसका एक साउंड भी है. तो अगर कंपैरिजन में हम लोग देखें तो एक बेशक बिल्कुल खाली, लेकिन हम इसका साउंड बिल्कुल सुन सकते हैं, और उसके अंदर साउंड मौजूद है. वी जस्ट नीड टू बी मोर, आप कह लें कि डिटेल ओरिएंटेड. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्लीज़. अच्छा, इसमें जब हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर, इसकी जो कंटिन्यूटी करेंगे, इस बेसिकली कि जो हीलिंग स्पेसेस होती हैं वो हमें बहुत रिलैक्स करती हैं और बगैर हमें बताए, और इसी तरह से कुछ स्पेसेस होती हैं जो हम लोगों को बहुत एग्जॉस्ट करती हैं इनविजिबली. अच्छा, द पिक्चर ऑन द लेफ्ट, इट इज़ अ वाइट लिविंग रूम. सब कुछ अच्छा है इसमें. इट इज़ वाइट, इट इज़ कोजी, इट इज़ एयरी. उसके अंदर एक प्लांटर भी पड़ा हुआ है, स्पेशियस विंडोज़, और इसके विस्टास भी सारे बने हुए हैं. लेकिन आप इसमें कुछ देर बैठ सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके आप यहाँ पे आके थकना शुरू हो जाएंगे. वाइल द पिक्चर ऑन द राइट, उसके अंदर इट्स अ कोजी कॉर्नर, एक रीडिंग स्पेस है. उसके अंदर टेक्सचर भी है, मटेरियल भी है, इवन लाइट का भी इसके अंदर पूरा एक ड्रामा है. तो पिक्चर ऑन द राइट, इट इज़ हैविंग अ सर्टन सॉर्ट ऑफ अ करेक्टर. वो आपको इतना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं करेगी. सो हीलिंग स्पेसेस, दे सूद अस विदाउट आर नोटिसिंग, एंड सम स्पेसेस जो हैं वो आपको एग्जॉस्ट करती हैं बगैर आपको बताए. सबकॉन्शियसली यू आर बीइंग टायर्ड ओवर देयर. सो मूविंग फॉरवर्ड, थिंक ऑफ द लास्ट, नहीं, ये पिक्चर बस यहाँ पे स्टे कर दें.
we'll discuss that later. Think of the last time you entered a space and you immediately felt at ease. Maybe a friend's home where the curtains caught the light just right, or a small corner cafe where the wooden table still carried the warmth of morning light. Now think of the opposite. Office cubicles with no windows, hospital waiting rooms with too bright light. The difference basically, अगर हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक इंटीरियर्स जो हैं दे आर ऑलवेज एस्थेटिक, बट इट इज़ इमोशनल एंड इट इज़ इवन साइकोलॉजिकल. Healing spaces जो हैं, they gives us permission to breathe. They makes us feel seen. They adapt to us rather than forcing us into their molds. Harsh spaces, in contrast, they are rigid. They impose silence. They even impose conformity and fear. ये जो स्लाइड है इसके अंदर अभी हम लोग अगर देखें तो इट कैरीज वार्मथ बिकॉज ऑफ द लाइट एंड ऑफ द मटेरियल प्ले. आप यूजुअली इस तरह के रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे विद योर फ्रेंड्स और आप लोगों का कोई डेजिग्नेटेड कॉर्नर होता होगा जहाँ पे आप बैठ के सेफ और अच्छा फील करते हैं. और इसी तरह सिमिलरली जो एक आउटडोर एक स्पेस की एक कोजीनेस है, उसी तरह से आपकी इंडोर आपके लिविंग रूम की भी एक कोजीनेस है जहाँ बैठ के आप अपनी दोपहर की चाय पी रहे हैं बिकॉज इट हैज़ अ सर्टन वार्म लाइट. इसके अंदर सही मटेरियल का फुल डायलॉग है. इट हैज़ सर्टन लेयर्स टू इट, अपहोल्स्ट्री है, कुशन्स हैं, एंड यू रियली फील सेफ एंड काम एट द सेम टाइम. आगे करिए. अब सिमिलरली वेरी कंट्रास्टिंग इमेज. अब जो आपके लेफ्ट साइड पे इट्स अ हॉस्पिटल वेटिंग रूम. और एक तो वैसे भी हॉस्पिटल कोई मतलब माफ़ करें कोई शौक से नहीं जाता, लेकिन अगर चला भी जाए तो वहाँ पे जो स्पेस होती है वो आपको बहुत जो है बोझल कर देती है इटसेल्फ. तो इसके जो वेटिंग रूम्स हैं वो बहुत आपको वैसे ही देख के जो है ना खौफ आना शुरू हो जाते हैं. और इसी तरह आपके जो ऑफिस स्पेसेस हैं डेफिनेटली इस पे काम हो रहा है. ऑफ कोर्स डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स जो है इनका पूरा ये हक बनता है कि ऑफ कोर्स इफ़ यू आर डीलिंग विद ह्यूमन इमोशंस तो उनकी स्पेसेस को भी जो है आप उनकी कोर आइडेंटिटी को देखते हुए उनको बदलें, उनको तब्दील करें. तो इसी तरह ये जो हमारे ऑफिस स्पेसेस है यहाँ पे ना विस्टाज है ना कोई विंडो है. डेफिनेटली यहाँ पे जो टास्क लाइट है वो इंस्टॉल की जाती है. यहाँ पे मर्द हज़रात भी बैठे हुए, तो जब वो ऑफिस जाते हैं तो वो भी एक थकावट होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है वो डेलिबरेटली इंस्टॉल की जाती है ताकि वहाँ पे आप लोग सब फोकस अटेंशन के साथ काम करें. लेकिन स्टिल दैट्स नॉट द वे. इट शुड चेंज एंड इट इज़ चेंजिंग कि वहाँ पे थोड़ी सी वार्म लाइट हो, थोड़ा सी उसमें कोई मटेरियल का प्ले हो, कोई लाइट उसमें चेंज हो, कोई पेंटिंग ही लग जाए वहाँ पे. तो फिर वहाँ पे मतलब थोड़ा सा जो है इट्स अ कोजी एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ऑफिसेज. तो those spaces needs to be dealt with pure love and full and high energy. Okay, so spaces, they don't just affect us in the present, they also carries the traces of our past. Now this leads to my second theme of how architecture and interiors become vessel of personal and collective memory. अब यहाँ पे आई होप कि सब बुक रीडर्स हों. और देयर इज़ दिस बुक बाय अलफ शफीक. शी इज़ अ टर्किश राइटर. उन्होंने एक शी इज़ अ रिमार्केबल ऑथर और उन्होंने अपनी एक न्यू बुक लॉन्च की है. द बुक नेम इज़ देयर आर रिवर्स इन द स्काई. और शी स्पीक्स ऑफ मेमरी इनसाइड इट, एंड शी स्पीक्स ऑफ मेमरी नॉट एज अ स्टैटिक थिंग बट समथिंग दैट फ्लोज. Memories, they are never still. They move, they shift, of course, and they overlap. Spaces are like riverbeds that carry those flowing memories. A staircase can hold the echo of a child's footstep years ago. A wall can remember the laughter of friends that once gathered in that space. Our homes and our cities, basically, they are not mute, they are archives. एक रिलेटेबल चीज़ से मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपका कोई अपना होता है और वो वफ़ात पा जाता है, और जिस भी कमरे के अंदर, जिस भी स्पेस के अंदर वो रिहाइश पजीर होता है, उसमें जब आप तब जाते थे और आप जब अब जाते हो तो आप उसमें क्या फ़र्क फील करते हो. एंड दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू आस्क द ऑडियंस इफ़ वन और टू कैन रिलेट टू मी. जी, एम्प्टीनेस बिल्कुल. लेकिन मैं आप उसके बाद आगे भी थ्रू पिक्टोरियल्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि हाँ, इंटीरियर तो वही है, उसका वही बेड होगा, उसकी वही साइड टेबल होगी, वही कबर्ड होगी, लेकिन वो उसके अंदर क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि हाँ लोग ही जगह या शहर आबाद करते हैं, लेकिन दैट्स नॉट द केस. अगर आप भी क्या कहते हैं लेट्स सपोज सैड हो या हैप्पी हो, तो आपकी भी वही सैडनेस और हैप्पीनेस उस स्पेस को रिफ्लेक्ट करती है. तो जब वो कमरा खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है, चीज़ें वही हैं, इंटीरियर वही है, क्या पता बहुत पॉश सी जगह है वो जहाँ पे वो शख्स रिहाइश पजीर था, लेकिन उसके जाने के बाद से वो जगह बिल्कुल डेड हो जाती है. इसी पस मंज़र में अगर मैं एक और बात करूँ तो a space can precisely heal us because it reconnects us to a cherished memory. और वही space जो है it is causing us unrest because we want to forget that cherished memory. तो एक ही जो space है वो आपको मतलब heal भी कर रही है और वही space आपको unrest भी कर रही है because you want to forget that specific memory. Next slide please.
अच्छा, ये मैं एक केस स्टडी देख रही थी क्योंकि यूरोपियन साइड में वहाँ पे ओल्ड होम्स का बहुत कॉन्सेप्ट है। अब वो लोग इस चीज़ को बहुत उस तरह से बहुत इन डिटेल देखते हैं। अब दोनों ओल्ड होम्स हैं। जो लेफ़्ट साइड पे है वो आप देखें, बिल्कुल उसके अंदर कोई मटेरियल का कोई प्ले नहीं है, बिल्कुल एक वाइट लाइट सी है, इसके अंदर आने का बंदे का दिल ही ना करे। और क्या कहते हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पे ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट है, दे नो इट फ्रॉम द स्टार्ट कि दे विल बी गोइंग इट एट द एंड ऑफ देयर लाइव्स। लेकिन आप बिल्कुल उसके बरक्स जो राइट साइड पे पिक्चर है उसमें देखें, सही मटेरियल है, उसके अंदर एक होम की कोजीनेस है। वो उसके अंदर ये नहीं है कि बस आपने जो स्पेस डिज़ाइन की हुई है वो बस आपने फॉर द फैक्ट की हुई है कि बस इट्स अ ओल्ड हाउस तो बस वी डोंट हैव टू डिज़ाइन इट एंड इट इज़ जस्ट एग्जिस्टिंग बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इट। तो उसके अंदर मटेरियल का फुल प्ले है, मतलब पूरे घर वाली फीलिंग है उसके अंदर एक एक चीज़, अपहोल्स्ट्री, कुशन्स हो गए, कर्टन्स हो गए, शैंडलर हो गया, वॉल्स की ट्रीटमेंट हो गई, विंडोज़ की हो गई, विस्टास की हो गई सारी। तो उसके अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र करके देखा गया हुआ है कि यहाँ पे अगर किसी ने रहना ही है और वह है भी उसकी लाइफ का आखिरी पार्ट, तो वो भी तो अच्छा जिए, वो भी तो उसका हक है। ये नहीं कि बस अब वो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है तो बस उसको जगह भी हम लोग ऐसी दे देते हैं कि बस उसकी थोड़ा सा ही टाइम है तो ही इट विल पास। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी वेरी थाटफुल व्हेन क्रिएटिंग अ स्पेस। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो है वो साइड टेबल की बात की थी, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ। साइड टेबल की बात मैंने यूँ की थी कि जब आप किसी के कमरे में जाते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो या आपके सिबलिंग्स का हो, तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो बेड के किस साइड पे सोता या सोती होगी। जैसे आपकी अम्मी है, आप फ़ौरन आइडिया लगा लेते हो कि वो बेड के राइट साइड पे सोती होंगी क्योंकि उनके साइड टेबल पे उनका चश्मा, उनकी किताब, उनकी ग्रीन टी जो है वो पड़ी हुई है, तो आप फ़ौरन आइडिया लगा लेते हो। तो बेसिकली सतह जो है इट्स अ सरफेस, मतलब उर्दू में तो सतह एक लेयर होती है। सतह वो जगह होती है जो आपके रोज़मर्रा की बेसिकली आदि होती है, वो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल होती है क्योंकि आप डेफिनेटली उसको हर रोज़ देख रहे होते हो। वो आपकी नज़रों की आदि होती है और वो एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ज़ाहिर है, सबके लिए खुली हुई है, एक्सपोज्ड है। सतह या सरफेस बेसिकली एक इज्तमाही याद है, इट्स अ कलेक्टिव मेमोरी। Now, if we move to personal memory, I would like to talk about he's a Gaston Bachelard. He is a French philosopher who once wrote in his books that a drawer is very symbol of hidden life. He believed that in the smaller corners of our homes, drawers, wardrobes, boxes, they are not just lifeless containers. They are spaces that remember. Each drawer holds not just objects but fragments of our past selves. A letter we didn't send, a fabric we kept for someday, a photograph we forgot to frame. In these quiet enclosed spaces, basically time it slows down. A drawer is where our memories take refuge, where we place things not to use them, but we keep them safe from forgetting actually. And perhaps in this act of keeping, we are also keeping parts of ourselves alive. So when we open a drawer, we do not just open wooden hinges, we open memories. And that's where interior design, it becomes really human, it becomes deeply human. And when the architecture of a space, it becomes architecture of the self. So a collective memory, it is converting into a personal memory. अगर साइड टेबल एक सतह है, एक सरफेस है, तो दराज उस सतह के नीचे छुपी हुई यादों का एक खुफिया कमरा है. द सरफेस इट एक्चुअली रिवील्स टाइम एंड द ड्रॉर इज़ टाइमलेस. अगली स्लाइड करिए. हाँ, जैसे ये मैं बात कर रही थी कि एक शख्स जो है वो एक स्पेसिफिक कमरे में रिहाइश पजीर होता है. अब मैंने बहुत कोशिश की कि आई रेड सेवरल केस स्टडीज़, उसके बाद मैंने 2 जो हैं वो डिड्यूस की पिक्टोरियल्स. अब एक पिक्चर मैंने कोशिश की कि रग भी जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर सिमिलैरिटी का एलिमेंट हो. तो अब एक स्पेस है तो ये बेडरूम इसके अंदर, लेकिन इसके सारे लवाजमात हैं. कुर्सी है, टेबल है, वार्डरोब है, कर्टन्स हैं, विंडोज़ हैं, उसके ऊपर शैंडलियर है, वॉल की भी ट्रीटमेंट है. लेकिन स्टिल अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, लाइट भी आ रही है, डे टाइम है, लेकिन अगर आप उसको गौर करें तो थोड़ा सा लाइफलेस है. देर आर नो ह्यूमन्स इनसाइड इट, लेकिन स्टिल ये थोड़ा सा लाइफलेस फीलिंग दे रहा है. हालांकि देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. अच्छा, अब राइट साइड की अगर पिक्चर देखें तो वो भी इट्स अ कोजी कंफर्टेबल एरिया. काउच है, लाइट है, लैंप, सारे लवाजमात यहाँ पे भी पूरे हैं. लेकिन एक स्पेस जो है वो थोड़ी सी लाइवली है और एक थोड़ी सी लाइफलेस है. सो यू कैन सी दीज कॉन्ट्रास्ट इन दैम. आगे करिए. अब जैसे ये साइड टेबल की मैं एग्जांपल देती कि यू कैन फ़ौरन से आइडेंटिफाई कि कौन सा किसका साइड टेबल हो सकता है. एंड यू कैन टेल अ लॉट अबाउट अ पर्सन उसके साइड टेबल को देखते हुए. आगे करिए. अब ये बेसिकली ड्रॉज़ हैं. इसके अंदर हमारे घर में ऐसा एक ड्रॉ लाजमी होता है जिसको हम कभी साफ़ करने की ज़हमत नहीं करते. लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे ड्रॉज़ होते हैं जो हमारे लिए बहुत पर्सनल होते हैं. वो हम किसी को टच नहीं करने देते क्योंकि उसके अंदर हमारी मेमोरीज़ होती हैं. कोई फ़ोटोग्राफ होती है, कोई ख़त हमने नहीं भेजा होता, या कोई हमने सूट रखा होता है कि अच्छा फ़लाना किसी इवेंट में हम लोग पहनेंगे उसको, मतलब एक्सेट्रा.
तो इस तरह से मतलब कि अ ड्रॉअर इज़ वेरी पर्सनल, इट्स वेरी डीपली ह्यूमन। आप आगे करिए। अच्छा, अब वापस पीछे कर दीजिए। चलें। नाउ थिंक फॉर दिस मोमेंट व्हेन यू आर फीलिंग लो, does your space it changes too? When you're heavy hearted, the same space you once loved or once lived, it starts to look different. The colors lose their warmth, the curtains they stop dancing, even sunlight feels weaker. As if the rooms begin to echo your mood, your emotions they seep into the walls and into the air itself. And this brings me to a very quite reflective question, that when we are sad, does the interior still matters? Or does it mirrors us so much that it is becoming part of our sadness itself? Our interiors, they are not just designed, they are lived in. They absorb us. When we are joyful, they glow. When we are grieving, they dull down with us. वो हमारे साथ ही मुरझा जाते हैं. But perhaps that's also where healing begins. Because if spaces, they can reflect our sadness, maybe they can hold it too, gently, patiently, until and unless we see beauty in that again. Sometimes rearranging a chair, adding a plant, opening a window, lighting that candle, it's not decoration, it's survival basically. It's a small way of telling ourselves that I'm still here and this space belongs to me. अब आगे करें। इसके साथ आई थिंक थोड़ी ओके। आई थिंक वी कैन स्टॉप इट। अच्छा, ये मेरी एक ओपनिंग स्लाइड थी कि एक कमरा है और इसके अंदर एक विंडो खुली हुई है और उसके हवा के साथ जो है वो स्कर्टन की भी आपको यूजली आवाज़ आती है जब मौसम ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही अगर हम देखें, अगर हम इसको दो मूड के लिहाज से देखेंगे, इफ़ वी आर हैप्पी, अगर लेट्स सपोज अभी आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, लेट्स सपोज इफ़ इट इज़ हैप्पी और आप एक खुली हुई विंडो देख रहे हैं जिसके अंदर से एयर पास हो रही है और बारिश हो रही है, तो आपको वो और खुश करेगी। और लेट्स सपोज अगर आप उदास हैं तो वो आपको मज़ीद गमगीन करेगी, वो आपको मज़ीद सैड करेगी, वो आपको, हाँ, लेकिन एक टाइम ये भी आएगा कि वो आपको फिर दोबारा से खुश कर देगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक मौसम का एक इम्पैक्ट होता है आप पे, एक इन्वायरमेंट का आप पे इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को हील कर रहे हैं, उसमें प्लांटर डाल के या खिड़की खोल के या लाइट एक कैंडल जला के, तो फिर वो जो स्पेस है वो भी आपको उल्टा हील करेगी। ओके, वी ऑफन थिंक ऑफ डिज़ाइन, हम हमेशा डिज़ाइन को जो है वी ऑफन थिंक ऑफ समथिंग दैट वी कैन टच। हम समझते हैं डिज़ाइन सिर्फ एक टच की हद तक महदूद है, चाहे वो फैब्रिक हो, स्टोन हो, पेंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि बहुत टेंजिबल है। लेकिन व्हाट अबाउट समथिंग इनटेंजिबल? व्हाट अबाउट इफ़ आई टॉक अबाउट टाइम? ओके, नाउ थिंक अबाउट हाउ अ स्पेस इट फील्स इन द मॉर्निंग लाइट, इट इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटी, and in the evening it is very mellow and reflective and quiet, and at the night it's very intimate, it is sometimes very lonely and sometimes it's very safe. Let's proceed. आप slide आगे करें. Okay, now space that tells different stories at different time. space इसको भी आगे करिए. अभी दिन का टाइम है, it is full of possibility. इन साउंड्स के साथ आप बहुत मानूस भी होंगे. अब आगे करें. वही स्पेस हम लोग इवनिंग में देखते हैं. गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं इन द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. अब आगे करें. वही रूम है, रात को उसकी बिल्कुल ही जो है कैरेक्टर जो है बिल्कुल चेंज हो गया. सेम रूम बट विद द पैसेज ऑफ टाइम तीनों का ही जो है वो मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है. आगे करिएगा. चलें यहाँ पे रोक देते हैं. अच्छा, नाउ इफ़ वी एक्सपैंड दिस टाइमलाइन बियॉन्ड अ डे, व्हाट इफ़ वी एक्सपैंड दिस ड्यूरेशन इनटू अ लाइफ टाइम? हाउ डज़ द सेम चाइल्डहुड रूम, अगर हम लोग चाइल्डहुड रूम की बात करें तो इट इवॉल्व्स एज वी ग्रो अप. चाइल्डहुड स्पेसेस जो होते हैं ये महज सिर्फ एक बैकड्रॉप्स नहीं होते, दे आर द फर्स्ट बेसिकली आउटलाइंस ऑफ आवर सेल्व्स. इट होल्ड्स आवर अर्लीस्ट ड्रीम, सेंस ऑफ वंडर, सेफ्टी एंड बिलोंगिंग. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं
तो ये जो जगह हमारी होती है, हमारा जो बचपन का कमरा होता है, इट शिफ्ट्स इनटू साइलेंस, एक्सपैंडिंग, फोल्डिंग एंड समटाइम्स इवन डिजॉल्विंग in the rhythm of our own becoming. The space, basically, it is growing with us. Now, there is this architect, his name is Louis Kahn, and he once wrote that a room is not a room without natural light. But perhaps a room is also not a room without the passage of time. Because time doesn't just pass through a space, it is shaping it. अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी थ्रेशोल्ड्स के बारे में. सो द थ्रेशोल्ड्स बेसिकली दे फैसिनेट मी. They are neither here, they're neither there. They are the in-between things. The moment you step out of the room into another, that second you are between the two realities, in the moment of transition, in a moment of becoming. And isn't life a series of thresholds between who we were, who we are, and who we are becoming? Maybe the art of living beautifully is learning how to linger on to that thresholds, not rushing into spaces, but feeling the in-between. अच्छा, अब हम लोग थ्रेशोल्ड्स की बात करते हैं. मैं थोड़ा सा आगे भी आ जाती हूँ. अच्छा, कुछ मैंने जो थ्रेशोल्ड्स हैं वो मैंने कलेक्ट किए थे. सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, एंड आई होप यू फाइंड इट मीनिंगफुल एज वेल. अब ये दो, अब हम थ्रेशोल्ड्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ का ना वहाँ का, दरमियान का. तो द पिक्चर ऑन माई लेफ्ट इज़ बेसिकली एन एम्प्टी सिनेमा, जो कि बिल्कुल ही या तो आग के साथ या विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल वीरान हो गया. कराची में हम लोगों को एक स्टार सिनेमा है, उसकी अगर हम लोग एग्जांपल दें तो उसका भी ऐसे ही हुई है. और प्लस ज़ाहिर है उनको जो है गवर्नमेंट एड नहीं करती है, उसको फैसिलिटेट नहीं करती, तो वो फिर जो सिनेमाज़ हैं वो ऐसे ही बैरन रह जाते हैं. और अगर हम लोग राइट साइड की पिक्चर देखें तो वो एक ट्रेन का एक VIP जो है वो बॉक्स है, और उसके अंदर भी आप देखें कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कभी ये बहुत खूबसूरत होता होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ये ख़राब हो गया, बिल्कुल रॉटन ऑफ हो गया. तो यहाँ पे देखें दोनों स्पेसेस जो हैं ये ना ये ज़िंदा है, ना ये बिल्कुल आप कह लें कि ख़त्म हो गई हैं. दे आर नॉट अलाइव, दे आर नॉट इवन डेड. सो इट्स सस्पेंडेड बिटवीन मेमोरी एंड डिके. तो ये बेसिकली एक टेम्प्रेरी एक थ्रेशोल्ड है. नेक्स्ट प्लीज़. अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई लाहौर गया हो, बिकॉज आई एम फ्रॉम लाहौर, तो उसके अंदर ये है कि वहाँ पे वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर जो है वो बहुत काम करती है वहाँ पे, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए. तो बेसिकली ये लाहौर फोर्ट का एक अहाता है. मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा हुआ है. कुछ मेरे कोलीग्स जो हैं, जो मेरे जो सीनियर्स हैं, वो यहाँ पे काम भी करते हैं. और इवन वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी जो है वो बाहर से बुलाती भी है जर्मन्स और रशियंस, और जो भी फ्रेस्को पेंटिंग्स है, इस आर्ट को बहुत अच्छी तरह, या पुराने आर्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. तो इसके अंदर भी जब मैंने देखा था, तो अब ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ये बिल्कुल रॉटन ऑफ हो चुकी हुई है. इसका बिल्कुल आप कह लें कि इसमें सेल आ चुकी हुई थी, इसकी जो विंडोज़ हैं वो ख़राब हो चुकी हुई थी, फ्रेस्कोज मिट रही थी इसके अंदर. और फिर इसको जो है उन्होंने, लाहौर फोर्ट बहुत टाइम लगाया उन्होंने इसको दोबारा रीबिल्ड करने में. तो जब मैंने इसको देखा था तो तब ये आधी हुई हुई थी. तो इट वॉज स्टैंडिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. वो दोनों जगह में एक ही वक्त में को एग्जिस्ट कर रही थी. लेकिन अब तो ये ख़त्म हो चुकी हुई है, एंड थैंकफुली इट इज़ रिकवर्ड. और इसी तरह से वो बिल्डिंग्स को मज़ीद जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज़. अच्छा, इसी तरह वही अगर किसी ने शीश महल देखा हो, ये अकबर के ज़माने में बना हुआ है, मुग़ल एम्परर. और इसके अंदर भी आप अगर जाएँ तो इट इज़ अ वेरी इनॉर्मस स्पेस. एक तो स्केल के हिसाब से बहुत ग्रैंड है, और वैसे भी ये पूरी शीशे की बनी हुई है. अब इसकी एक दिलचस्प स्टोरी ये है कि आप ये पहले जो है इसको उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके बंद कर दिया हुआ था. क्योंकि यहाँ पे जो लोग देखने आते थे, क्योंकि यहाँ पे टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप जाते थे वहाँ पे और लोग क्या करते थे, यहाँ से शीशे चुराते थे. तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने क्या किया, इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया, और उन्होंने सिर्फ मखसूस आवाम के लिए, जो कि मतलब कि अच्छी टिकट के साथ यहाँ पे इसको देख सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है. तो थैंकफुली ये भी प्रिजर्व है. और ये शीश महल इसका नाम है, द नेम इट सेल्फ. ये शीशों का इसका पूरा रूफ़ है, पूरी सीलिंग जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत इंट्रिकेट है. अकबर ने अपनी वाइफ को जो है वो गिफ्ट किया था. और अगर यहाँ पे आप चलो उसको, तो यहाँ पे आपके जो कदमों की चाप होती है, या आपकी जो आवाज़ की एको होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है. यू फील टाइम पासिंग थ्रू यू, एंड यू फील द रिफ्लेक्शन. और इसमें रिफ्लेक्शन ज़ाहिर है एक जगह से, ये तो खैर इसकी थोड़ी सी अच्छी पिक्चर है, कहीं कहीं जगह से ये बहुत ख़राब भी हुआ है. सो द रूइन एंड रिफ्लेक्शन, दे आर को एग्जिस्टिंग इन वन स्पेस. आगे करिएगा प्लीज़. अच्छा, कुछ हमारे जो होते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं वो इमोशनल थ्रेशोल्ड्स भी होते हैं. जब आप तैयार होते हो, या कहीं जा रहे होते हो, या आप उदास होते हो, या खुश होते हो, तो आप अक्सर आईने को देखते हो.
और अक्सर आप जब रो रहे होते हो स्पेशली इन द बाथरूम, बिकॉज आई क्राई इन द बाथरूम, तो इसमें होता है कि आप अपने आप को देखते हो, ज़रूर आईने में देखते हो, चलते फिरते देखते हो, आप कभी कभी उससे बात भी करते हो, उससे डायलॉग भी करते हो। तो ये भी आपका एक इमोशनल थ्रेशोल्ड है कि आप यू नॉट क्वाइट द सेम, यू नॉट क्वाइट डिफरेंट, लेकिन यू आर जस्ट इन बिटवीन ऑफ दैट इमोशनल स्टेट जो भी आपकी उस वक्त में होती है। आप प्लीज़ आगे करिएगा। अच्छा, बेडरूम्स एट डॉन, ये भी एक थ्रेशोल्ड है। सर्दियां हैं जैसे, आपका दिल नहीं करता बेड से उठने का, एंड जब सुबह होती है तो इट इज़ थ्रेशोल्ड बिटवीन कि डे जो है वो आ रहा है और नाइट जो है वो ख़त्म होने वाली है, एंड यू आर जस्ट लेइंग ओवर देयर एंड द डे हैज़ंट जस्ट बिगन, एंड इट्स अ थ्रेशोल्ड बिटवीन रेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उठते साथ फिर अपने अपने जो भी आप लोगों के काम हैं, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। सो इट्स ऑल्सो अ थ्रेशोल्ड, ऑल्दो इट्स टेम्प्रेरी, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो प्लेइंग विद योर मेंटल स्टेट। आगे करिएगा। एक सेंसरी थ्रेशोल्ड भी है, जैसे इफ़ अ पर्सन इज़ वर्किंग 5 टाइम्स अ डे और उसके बाद दे नीड अ रिलीफ एंड दे नीड सम प्लेस टू गो एंड यू नो वेंट आउट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मरी है, नथिया गली है, इस तरह के जो हमारा नॉर्थ है जो कि बहुत खूबसूरत है, वहाँ जाके यू वेंट आउट एंड यू रिलैक्स। तो यहाँ पे भी सेंसरी थ्रेशोल्ड इस तरह से कि यहाँ पे आप बैठ रहे हो, यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ऑटोमेटिकली बहुत रिलैक्स हो जाती है। वहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो वो सोने पे सुहाग है, और उसकी भी एक सेंसरी फील आपके साथ है, क्योंकि यू कैन स्मेल द वेट रेन। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे आप चाय मंगवा लो तो क्या ही कहना है। तो ये भी एक आपके पूरी जितनी भी 6 सेंसेस हैं उसके साथ स्टिमुलेट कर रही है। प्लीज़ आगे करिएगा। अच्छा, अर्बन थ्रेशोल्ड्स भी हैं। अब चूंकि हम लोग कभी भी लोगों को छतों पे देखते ही नहीं हैं, अब तो उसको बल्कि बुरा माना जाता है कि छत पे क्या करना है। तो अर्बन थ्रेशोल्ड एक टाइम पे यहाँ पे बसंत हुआ करती थी, लोग जाते थे, चिट चैट करते थे, तो अब उस तरह का माहौल इवन यहाँ पे लोग सोते भी थे, चारपाइयाँ बिछी होती थी, रात को सितारे देखते थे, अब तो नज़र भी नहीं आते। तो आई थिंक सोने का फ़ायदा भी इस तरह से नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा जो है एक पहलू हुआ करता था। ये भी एक अर्बन थ्रेशोल्ड है, नाउ इट्स लॉन्ग गॉन, इट्स अ लॉन्ग गॉन ट्रेडिशन। लेकिन अब भी अगर कोई जो होता है वो किसी ने वेंट आउट करना हो या अपने आप को थोड़ा सा मेंटल क्लैरिटी करनी हो तो वो छत पे ज़रूर जाता है। मर्द हजरात होंगे तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दे गो फॉर अ स्मोक और दे रिफ्लेक्ट एंड दे जस्ट वहाँ पे चहलकदमी करेंगे और वापस आ जाएंगे या बीवी से लड़ाई हुई होगी तो छत पे चले जाएंगे तो लेकिन ये नॉट अ लॉन्ग ऑन ट्रेडिशन, ये होता होगा, होता ज़रूर है लेकिन बताता कोई नहीं है लेकिन इट्स ऑल्सो अर्बन थ्रेशोल्ड, और ये भी इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है। प्लीज़ आगे करिएगा। अच्छा, दिस इज़ रिवर रावी वंस अगेन, ये भी एक लाहौर का पिक्टोरियल है, एंड रिवर रावी इज़ फेमस क्योंकि इस दफ़ा जो है रिवर रावी जब यहाँ पे मानसून आया था तो रिवर रावी ने बहुत जगहों को जो है लाहौर में फ्लड किया था। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि अच्छा रिवर रावी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत सीरीन है, बहुत प्यारा लगता है जब यहाँ पे पानी हो। जब इंडिया पानी बंद कर देता है तो यहाँ पे पानी भी बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन जब यहाँ पे पानी होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि व्हेन यू आर क्रॉसिंग दैट ब्रिज तो आप यहाँ से वहाँ तक जाते तो आपकी जो है ना वो बिल्कुल ब्लर हो जाती है कि आप कहाँ पे हो उस वक्त, क्योंकि नीचे आपके बिल्कुल आप समझें एक पानी होता है, ऊपर आपके आसमान है, तो वो आपस में जो है ना डायलॉग और रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एक दूसरों को। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली जब आप सनराइज़ में इसको देखें। व्हेन आई ट्रैवल टू लाहौर, यूजली मैं दिन के टाइम जाती हूँ, तो आई एक्सपीरियंस दिस एंड ये बहुत खूबसूरत होता है। सो आई लाइक, मुझे अच्छा लगा कि मुझे भी ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। प्लीज़ आगे करिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ये भी अर्बन थ्रेशोल्ड ही है, ये भी लाहौर की एक पिक्चर है, क्योंकि लाहौर वाज अ गेटेड सोसाइटी, उसके अभी भी कुछ दरवाजे जो हैं वो महफूज हैं, कुछ जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों का चांस लगे तो ज़रूर जाइएगा, और लाहौर वॉल सिटी अथॉरिटी के होकर जाइएगा, क्योंकि वो आप लोगों को सही गाइड करते हैं उस तरह से करके। ख़ुद से जाएँ तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी एक थ्रेशोल्ड है, यहाँ पे अगर आप पास करें, हर गेट की अपनी एक खसूसियत है, अपना एक जो है वो करेक्टर है। अब दिल्ली गेट की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं, बहुत इसके अंदर मर्चेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक साहब बैठते हैं और वो यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और बनाते भी हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तबला या सितार या जितने भी क्लासिकल तर्ज के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं 4th जनरेशन हूँ, तो हमारे पर दादा दादा जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। तो ऑफ कोर्स आप इमेजिन करेंगे उनके पास कितनी मज़े की स्टोरीज होंगी, उन्होंने क्या क्या देखा होगा दिल्ली गेट में। और इवन यहाँ पे जितनी भी गेट हैं, दिल्ली गेट हो गया, भाटी गेट हो गया, मोची गेट हो गया, अगर आप यहाँ पे इनका फूड भी ट्राई करें ना, जैसे मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, सिंस आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो हमारा प्रोजेक्ट था बेसिकली कि हमने अर्बन लैंडस्केप में चीज़ों को थोड़ा सा नोट करना था। तो आपको मैं अगर छोटी एग्जाम्पल दूँ, जलेबी सब ने खाई होगी, तो हर वॉल्ड सिटी के जितने भी दरवाजे हैं सबकी जलेबी भी डिफरेंट है, किसी की पतली, किसी की मोटी, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। तो ये भी एक, हालांकि लाहौर है लेकिन आप डिफरेंट गेट से एंटर होते हैं तो डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है हर गेट में। सो ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है। आप आगे करिएगा।
अच्छा, कंसेप्चुअल थ्रेशोल्ड द स्टेट ऑफ बिकमिंग, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट है। सिंस आप लोगों को पता होगा कि गाज़ा पे जो वॉर हो रही है उस पे मतलब कि बिल्कुल वहाँ पे जो है कुछ देखने को बाकी नहीं रहा। इट्स ऑल रूइंड और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत तबाह है, तो मतलब तबाही हो चुकी हुई है वहाँ पे। लेकिन अगर मैंने एक फ़र्स्ट इमेज निकाली और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, नेट मतलब ऑल दो इट मेड मी सो इमोशनल कि एक उनकी बिल्डिंग है वहाँ पे, अब क्योंकि सीज़ फायर हो गया तो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन दिस लेडी इज़ सिपिंग हर टी इन हर बैल्कनी। तो ये एक पिक्चर देख के मुझे बहुत होप जागी। यू आर नॉट लिविंग योर स्पेस। लेकिन हाँ, जब वॉर हुआ होगा या उससे पहले जब वो बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई, बिल्कुल लाइवली हो गई, लेकिन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन और इतनी ऑन गोइंग वॉर फॉर 2 years, मतलब 2 years से ज़्यादा, तो इट इज़ जनरेटिंग अ होप फॉर मी। और क्या कहते हैं, ये भी एक ट्रांजिशन है, यानी कि एक इमोशनल ट्रांजिशन है। आप वॉर आपको चेंज कर देती हैं, कोई भी हादसा आपको बिल्कुल चेंज कर देता है, आप वही इंसान होते हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदल देते हैं। तो जब ये पहले खातून आई होंगी, पहले भी यहाँ पे चाय पीती होंगी, उनकी फेवरेट जगह हो गई है, अभी उन्होंने यहीं पे आके चाय पी है अपनी, तो लेकिन इनका मेंटल स्टेट अगर देखा जाए तो वो बहुत बरक्स होगा। ऑफ कोर्स मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए, दे मस्ट हैव ट्रैवल्ड, कई लोगों ने अपना मुल्क छोड़ा होगा, शहर छोड़ा होगा, माइग्रेट किया होगा उन्होंने यहाँ से वहाँ, तो वो आपको मतलब उस वक्त, क्योंकि आप स्टेट ऑफ बीइंग में होते हैं तो आप इतना नोट नहीं कर रहे होते उसको, लेकिन व्हेन यू शिफ्ट, व्हेन यू मूव, तो वो आपको बहुत जो है वो इमोशनल कर देता है। और वो उसके जो स्कार्स होते हैं, उसका जो थ्रेशोल्ड होता है वो भी बहुत इस तरह से होता है कि वो सबके लिए डिफरेंट होता है। कोई बहुत जल्दी हील कर जाता है, कोई बहुत आराम आराम से करता है, और कोई बिल्कुल कर ही नहीं पाता। आगे करिएगा। अच्छा, ये जो जैसे मैंने बात की यहाँ पे मैंने लिख भी दी कि जो इमोशनल रिकवरी है ये इट इज़ अ थ्रेशोल्ड बिटवीन पेन रिमेंबर्ड एंड पीस रीडिस्कवर्ड। अब ये जो पिक्चर है मैं ज़रूर इसको लगाना चाहती थी, बिकॉज ये जो माइग्रेशन है इट इज़ बिटवीन, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, पाकिस्तान इंडिया की माइग्रेशन है, तो आप इसके अंदर इट्स ऑल्दो इट्स अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, बल्कि अच्छा ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि कलर्स बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट पे यू स्टे रियली फोकस्ड। तो उसके अंदर भी आप लोग देखें क्या स्ट्रगल है, लोग जो हैं वो आपस में ओवरलैप हुए हैं एंड दे जस्ट वांट टू बी इन दैट ट्रेन एंड लीव दिस स्पेस। तो ये भी आप देखें कि उस वक्त लोगों की क्या मेंटल स्टेट होगी, ये मतलब हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सो आई रियली लाइक कि मैं इसको, इस पिक्चर को जो है अपनी स्पीच का जो है वो रखूं, उसकी एक छोटी सी एक बुनियाद रखूं कि ये भी देखें किस तरह से आपको इमोशनल स्ट्रगल करता है कोई ना कोई। यहाँ पे जितने हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग स्ट्रगल करते हैं, हम लोग एयरपोर्ट्स जब जाते हैं, एयरपोर्ट्स मैंने सबसे ज़्यादा रोते हुए लोग यहाँ तो हॉस्पिटल में देखें, अगर उसके बाद देखें तो एयरपोर्ट पे देखें, यू गेट इमोशनल ओवर देयर बिकॉज इट्स एन इमोशनल थ्रेशोल्ड, यू आर लिविंग दैट स्पेस, यू विल बिकम सम अदर पर्सन, मतलब जितने भी 3-4 साल बाद। अच्छा, आगे करिएगा। अच्छा, ये तो हमारे मतलब कि बेसिक थ्रेशोल्ड्स हैं, इट्स बेसिकली अ डिज़ाइन टूल। और ये हम अपने इंटीरियर की अगर बात करें तो उसके अंदर ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कमरा है और आपके कमरे के बाद एक कॉरिडोर है और उसके बाद आपकी किचन स्पेस है, लिविंग रूम की स्पेस है, और आपको पता चल जाता है कि आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो ये एक जो कॉरिडोर बीच में आया हुआ है ये एक बेसिकली थ्रेशोल्ड है। आप यहाँ पे आप अपने आप को खड़ा करके थोड़ा सा ठीक करते हो, थोड़ा सा अपने आप को देखते हो कि अच्छा मैं जाने के काबिल भी हूँ उस जगह आगे कि नहीं। तो ये थ्रेशोल्ड्स होते हैं, ये भी बहुत डिज़ाइन एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या ऑफिस स्पेस के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी लोग सीट्स पे बैठे होते हैं और अपने बारी का वेट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक कॉरिडोर है, वो भी एक थ्रेशोल्ड है, वो भी एक स्पेस है। वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे होते हो, थोड़ा सा अपना आपका हुलिया दुरुस्त कर रहे होते हो कि आपने जिस भी सामने मतलब ऑफिस में प्रेजेंट करना है, तो वो भी एक थ्रेशोल्ड है। तो इट इज़ वेरी प्राइम कि हम लोग अपने मतलब कि इसको हम लोग शामिल भी करते हैं, लेकिन अक्सर जो है डिज़ाइन एलिमेंट में कभी कभार बेचारा इग्नोर भी हो जाता है। आगे करिएगा। अच्छा, ये पिक्चर मैंने लगाई थी क्योंकि लाहौर में समटाइम्स आई यूज़ टू ट्रैवल इन मेट्रो स्टेशन के जितने भी होते हैं हमारे स्टैंड्स, उसके अक्सर जो होते हैं ना अंडरग्राउंड भी होते हैं। इधर इस्लामाबाद और पिंडी में भी होंगे, यहाँ पे अंडरग्राउंड बने होते हैं और बहुत ही भयंकर होते हैं। ये ना यहाँ पे कोई खिड़की होती है, लाइट यहाँ पे अभी तो चले स्टेबल है क्योंकि ये पिक्चर है, लेकिन लाइट भी यहाँ पे जो है ना वो ऑन एंड ऑफ हो रही होती है। तो आपको तो लगता है कि फॉर लेडीज़ स्पेशली आपको लगता है कि आप अभी किडनैप हुए, ठीक है। तो व्हेन यू आप जब स्टेयर्स चढ़ते हो तो उसके बाद आप लाइट देखते हो, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आप कहते हो कि उफ शुक्र है अब जो है मैं सेफ़ हूँ। तो इस तरह से ये भी एक ट्रांजिशन है, मतलब इवन नॉट फॉर मी, मतलब नॉट फॉर लेडीज़ इट सेल्फ, मतलब जेंट्स भी हज़ात यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही खौफनाक सा जो है इन्होंने ये जो है मेट्रो बना तो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले बहुत मेहनत करें, लेकिन थोड़ी सी अगर लाइट भी लगा दें तो आई थिंक मतलब कि थोड़ा सा जो है वो आप थोड़ा सा लाइवली हो जाएगा, थोड़ा सा आप परेशान या आपको खौफ नहीं होगा। आई सेड व्हाट आई सेड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मटेरियल का भी अपना एक थ्रेशोल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कमरा है लेफ़्ट साइड में है, जैसे मैंने कहा था कि कुछ कमरे होते हैं आपको बहुत बेचैन करते हैं, हालांकि उसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखें तो मटेरियल का अपना एक थ्रेशोल्ड है। जैसे लेफ़्ट साइड पे अगर आप इमेज देखें तो उसके अंदर सब कुछ जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड का बना हुआ है, उसकी सीलिंग्स देखें
वॉल्स देखें, स्टेयरकेस देखें, फर्नीचर देखें, टेबल देखें, ऊपर से नीचे तक जो है ना वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है। तो एक टाइम पे आके आप यहाँ पे बोर हो जाएंगे, आप इतना यहाँ पे बैठेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी आपके साथ एंगेज नहीं करेगी ये, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं करेगी। एंड अगर बिल्कुल ही उसके बरक्स में आप अगर देखें राइट साइड पे पिक्चर, उसके अंदर मटेरियल्स का कितना अच्छा प्ले है। और अगर मटेरियल्स को भी छोड़ दें, ऊपर जो एक रोप लाइट जा रही है, अगर आप उसी को फॉलो करें तो आप पूरी पिक्चर को देख सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंटली। तो ये एक मटेरियल का भी एक जो है अपना एक करेक्टर होता है। ये अगर हम लोग अपने इंटीरियर्स वगैरह में देखें, नोट डाउन भी करें, तो वी कैन टेल कि अच्छा कौन सी स्पेस किससे बेहतर है, कौन सी जो है वेल डिज़ाइंड है, या किसके पीछे जो है वो सोच होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो अच्छी होगी, क्योंकि उसके पीछे आपने मतलब कि बहुत टाइम दिया होगा, एफर्ट दी होगी। आगे करिएगा। अच्छा अच्छा नाउ क्योंकि हमने इमोशंस की बहुत बात की, तो लेट्स टॉक अबाउट इमोशंस दोबारा से कि इट्स द मोस्ट इनविजिबल येट पावरफुल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। हैव यू एवर वॉकड इनटू अ स्पेस एंड यू फेल्ट इंस्टेंटली लाइटर, एंड यू एंटर्ड अ रूम दैट फेल्ट heavy without any reason, even though everything was fine over there? So spaces can heal and they can cause us unrest. Now with Alif Shafiq, I'm talking about her again, and she wrote that there are rivers in the sky. It's a poetic line, of course, but it is an architectural truth as well. Because just like rivers, they hold memory of every landscape that they are passing. Spaces too, they are also holding every traces of life that's ever touched them. Cities, basically, they are layered maps of memories. Old facades, they exist between and beside the new glass towers, faded paint next to neon lights, voices of the past echoing in modern corridors. So when you sit in a centuries old haveli, या अपने अगर आप ancestral आबाई घर में जाकर अगर बैठते हैं, तो you can feel it, you can feel the weight of continuity. And this what makes design timeless, its ability to remember. आप नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा ये स्लाइड जो थी जैसे इसमें ओल्ड फसाड है, यू कैन डिस्टिंग्विश कि अच्छा यहाँ पे एक ओल्ड टाउन होगा और उसके साथ बिल्कुल एक ग्लास बिल्डिंग है, तो दोनों एक दूसरों के साथ मैच नहीं करे। लेकिन सिंस जो है कैपिटलिज्म है, तो ऑफ कोर्स ये तो होगा, पुराने फसाड्स के साथ ग्लास बिल्डिंग्स बनेंगी, और आज 25 ईयर्स के बाद शायद यहाँ पे कुछ और ही बन जाए। तो ऑफ कोर्स एक हर जगह का जो है वो डेकोरम होता है, आई थिंक उसको देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब अनफॉर्चुनेटली उस तरह से देखा नहीं जाता। ऑन द राइट साइड जैसे वहाँ पे बिल बोर्ड्स का बहुत जो है वो रिवाज होता था, लाहौर में फिर भी आजकल है, लेकिन फिर भी वो भी फेड होता जा रहा है। बिल बोर्ड्स पहले जो है हाथों से बनाए जाते थे, उनको पेंट किया जाता था, वो एक आर्ट था, और वो भी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ जो है वो बनाता था। अब वो भी लॉन्ग गॉन है, क्योंकि अब ग्राफिक डिज़ाइनर आ गए। लेकिन अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि अब जो है वो नियॉन लाइट्स आ गई हैं। तो नियॉन लाइट्स आपने बनाई, वो आपको एक कारीगर बना देता है, वो लाइट्स उसका फिक्स कर देता है, और नियॉन लाइट्स हैंडी भी हैं, चीप भी हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, और वो जो हैं वो आपके जो है वो जो भी आपकी शॉप्स हैं, जहाँ भी आपने उसको लगाना है, वहाँ पे उसको मतलब वहाँ पे लगा के आप उसको रिप्रेजेंट कर देते हो, सर्टेन स्पेस को भी। आगे जाइएगा। अब ये देखें पुराना आर्किटेक्चर है, पुरानी हवेलियाँ, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, फाउंटेन है यहाँ हमारे। अब जो है वो आंगन का भी जो है वो कॉन्सेप्ट जो ख़त्म हो गया है बल्कि, और क्या कहते हैं, वहाँ पे अब कोई नहीं बैठता। पहले वहाँ पे हम जब सर्दियाँ आती थी, वहाँ पे चारपाई में बैठ के वहाँ पे हम लोग जो है वो ऑरेंजेस खाते थे, उस पर नमक लगा के और सारा कुछ। अब तो वो इट्स ए लॉन्ग गॉन ट्रेडिशन, कोई अब ऐसा नहीं करता। तो इसकी भी एक बहुत वर्सेटाइल है। अगर आप यहाँ बैठ के देखें, तो यहाँ पे आप जब बैठेंगे तो इसका करेक्टर ही और है, इसकी अपनी ही एक फ़िज़ा है, इसका अपना एक मिजाज है। और आगे जाइएगा प्लीज़। अब यहाँ भी ये भी मतलब कि एक एंसेस्ट्रल होम है, इसके अंदर आप देखें कितनी लेयर्स हैं, फर्नीचर की कितनी लेयर्स हैं, आर्च बनी हुई है, उस आर्च के अंदर भी लाइट लगी हुई है, उसके पीछे जाली भी है, फिर प्लांटर है, फिर उसके नीचे सोफ़ा है, उसके ऊपर किताब पड़ी हुई है, फिर उसके साथ भी एक प्लांटर है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाय पिएँ तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत सूदिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है। अब आजकल के जो आर्किटेक्चर जितने भी घर हैं, उस तरह से इस चीज़ों को देख के वो डिज़ाइन नहीं करते। मिनिमलिज्म बिल्कुल है, लेकिन मे बी आई एम मोर ऑफ अ मैक्सिमलिस्ट। लेकिन ये जो है अगर हम लोग इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे रिवाइव, तो फिर ये तो इट विल बी लॉन्ग गॉन इन हिस्ट्री, जैसे हम भी वी विल ऑल्सो बी लॉन्ग गॉन इन हिस्ट्री। अच्छा आगे जाइएगा। अच्छा ये बहुत फेवरेट है मेरा। अच्छा ये सिंस आई टीच एट इकरा यूनिवर्सिटी डिज़ाइन डिपार्टमेंट, उसमें मैं बहुत खुश हुई कि लोग, मैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का काम देख के मैं बहुत होपफुल हुई कि लोग थोड़ा सा जो है वो सेंसिबिलिटीज़ उस तरह की रखते हैं, डिज़ाइन सेंसिबिलिटीज़ जिसको हम लोग कहते हैं। तो उन्होंने बेसिकली एक पाकिस्तान का एक पुराना प्ले था आंगन टेढ़ा,
उन्होंने उस पे काम किया था। तो वो मुझे उसमें, क्योंकि हम लोग अपनी अगर हम उसको लेके चलें तो वो बहुत लंबा बहुत तवील हो जाएगा, तो उसका जो है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बेसिकली एक चेयर थी, और बाकी चीज़ें भी थी, लेकिन ये जो है इट वाज वेरी रिलेटिव टू माय टॉक टुडे। तो उसके अंदर ये देखें, ये चेयर आपने ज़रूर देखी होगी, ये हर जगह आपको नज़र आएगी, दफ्तरों में, गवर्नमेंट दफ्तरों में तो ज़्यादा, और उसके बाद फिर आपके घरों में बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ही बेचारी को कोने में हमने रखा होगा, और उसके ऊपर इतनी चीज़ें दी होंगी कि ये नज़र भी नहीं आती होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चेयर को यूज़ किया, ये उनका फाइनल प्रोडक्ट था। आप देखें इस पर इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के साथ क्या लिखा, आंगन की गूंज इस कुर्सी में है। सो इट्स वेरी थॉट प्रोवोकिंग। फिर आंगन की इस कुर्सी ने कितने राज देखे, सिंस इट्स वेरी ओल्ड, तो डेफिनेटली इसने ज़रूर राज देखे होंगे, क्योंकि बेशक एक ऑब्जेक्ट है लेकिन आपके आसपास है। एंड इमेजिन इफ़ ऑब्जेक्ट्स कुड स्पीक, तो आई थिंक वो यही डायलॉग करेंगे। अब आंगन की ये कुर्सी हंसी और आंसू दोनों की साथी रही। आप यहाँ पे खुश हुए, उदास हो, आप यहाँ पे बैठे हुए, तो कुर्सी को पता है। फिर उसके बाद टूटी हुई कुर्सी भी कैसी वफादार होती है, छोड़ती नहीं है घर का आंगन। ये भी मतलब कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। और आखिरी जो सबसे फेवरेट है मेरा, वो है कि आंगन की कुर्सी है या तारीख़ का दस्तावेज़। तो ये ऑल तो ये थीसिस परसों था, तो मैंने जो है इमीडिएटली अपनी इसको स्लाइड्स का पार्ट एंड पार्सल बनाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख के मुझे उम्मीद जागी कि हाँ, हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं अगले, वो मतलब कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इफ़ आई एम नॉट हैप्पी inside? No matter how beautiful my home is, how can the space make me feel better if my heart isn't? And that struck me deeply, because yes, no matter how perfect the design is, if the heart is heavy, the colors, they seem dull to us, the light feels weaker, and even the softest couch, it doesn't makes us feel comfortable. Our spaces, it mirrors our mood. When we are joyful, they glow with us, and when we are grieving, they echo our silence. But maybe that's also where healing begins, because if our emotions, they can darken a space, it can also lighten a space. When we nurture our environment, basically it is also whispering care back to us. Now talking about few architects, फिर उनकी मैं आपको थोड़ी सी केस स्टडीज़ भी दिखाऊंगी in terms of pictorials. This philosopher who is Gaston Bachelard, उसके पहले भी मैंने जिक्र किया, he said that the house shelters daydreaming. और जो पीटर जमथोर है, ही डिज़ाइन स्पेसेस वेयर हिज हाउसेज वर लिविंग ब्रीदिंग पोइट्री. Tadao Ando, he's a Japanese architect, he asked light what it wanted it to be. And Lina Bobardi, he's a Brazilian architect, and he told us that how the walls and interiors can be blurred. But all of these architects, they were speaking of one thing, that architecture or spaces or interiors, it's not merely about walls and windows. It is something very prime, and it is basically about the intimacy of being human. प्लीज़ स्लाइड दिखाइएगा अगली। अच्छा, ये पीटर जुमथोर की बात हो रही है, तो इन थर्मे वॉल्स बेसिकली इन्होंने ये डिज़ाइन किया था, इट्स अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, और इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जो है वो डिज़ाइन किया था। और इसके अंदर अगर, क्योंकि बेसिकली ये सारी स्पेस वो थी, वो एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं, और ज़्यादातर एक्सपीरियंस इसके अंदर जो है वो शामिल होता है। तो वो एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे अपनी जो भी इनकी ऑडियंस है, कि अगर अंडरग्राउंड एक स्विमिंग पूल हो, और साथ में अगर वहाँ पे जो उनकी विंडोज़ हैं या विस्टाज़ हैं, वहाँ से स्विस एल्प्स आपको नज़र आ रहे हों, तो क्या ही बात है। तो इसके अंदर बेसिकली वाटर, स्टोन, क्योंकि ये आप टच कर सकते हो, ये टेंजिबल है, लेकिन फिर इसके अंदर टाइम है, टाइम इसके अंदर स्लो डाउन हो जाता है। इसके अंदर ज़ाहिर है आप बेद ले रहे हो अगर, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स उसके मिनरल्स हैं, उसका एक अपना एक करेक्टर है। आप आगे जाइएगा। अब देखिए ये अंडरग्राउंड है, इसके अंदर किस तरह से कॉरिडोर्स बने हुए हैं, इसके अंदर उन्होंने एप्सम सॉल्ट्स, मिनरल्स वगैरह भी डाले हुए हैं, जो आपको वैसे भी जो है वो रिलैक्स करते हैं। अगर आप मैग्नीशियम सॉल्ट्स में वैसे भी नहाएं तो आपको वैसे ही रिलैक्स करते हैं, तो इसके अंदर उन्होंने वैसे ही डाले हुए हैं। फिर उसके साथ उन्होंने लाइट का जो है वो फो प्ले किया हुआ, तो ये आपको जब आप इससे एक जगह से जाते हो और दूसरी जगह से निकलते, तो ये आपको वैसे ही जो है ना वो बहुत रिलैक्स कर देता है। और जब आप बाहर निकलते हो तो सामने आपके स्विट्ज़रलैंड के जो है वो पहाड़ हैं। तो वेरी आइडियल प्लेस जहाँ पे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और ये सारा कुछ सोच के, इस सेंसिबिलिटी को सारा इन्वॉल्व करके उन्होंने डिज़ाइन किया। ये आगे जाइएगा। अब ये टडाओ आंडो, जापानीज़ आर्किटेक्ट, ऑफ कोर्स हमारा तो खैर उतना क्रिश्चियनिटी से उस तरह से लेन देन नहीं है, शायद हम लोगों ने चर्चेज़ उस तरह से शायद ना देखे हों, लेकिन इसके अंदर देखें कि अगर आप चर्चेज़ देखें तो कितने डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इन्होंने जो है अपनी बस एक वॉल के ऊपर एक क्रॉस का साइन लगाया है, और देखें इसके अंदर लाइट का भी डिफरेंट फो प्ले होगा, दिन के वक्त और दोपहर के वक्त और सर्दी में और गर्मी में। और तो जो भी इसके अंदर अपने गॉड से प्रे कर रहा होगा, तो उसके लिए वो कितना रिफ्लेक्टिव मूवमेंट होगा। वो आप लाइट भी आपका जो है वो इटसेल्फ एक मूड सेट कर रही है।
सो ये जो है बस इन्होंने अपने वॉल में इसको इंस्टॉल किया और ये एक मतलब बहुत बड़ा जी जी ये खाली है यहाँ से, खाली है, हाँ खाली है, बस लाइट अंदर आ रही है। हाँ, तो ये भी ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा, नॉर्थ साउथ को देखा होगा और उन्होंने तामीर किया होगा ये। लेकिन वी टॉक अबाउट दिस स्पेस अलॉट। डेफिनेटली अगर दोबारा मुझे आने का यहाँ पे मौका मिला तो शायद मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँ किस तरह से बनाया गया होगा और क्यों इस तरह से बनाया गया होगा। लेकिन हाँ, ये इसकी पिक्चर जो है वेरी थॉट प्रोवोकिंग, वेरी रिफ्लेक्टिव। आगे जाइएगा। अच्छा, लीना बोबार्डी ये ब्राज़ील में, और यहाँ पे आप देखें कि ये एक घर है, उसको इंस्टॉल किया गया है फॉरेस्ट के बीचों बीच। आप इसकी फाउंडेशंस वगैरह देख लें, इसमें दरख्त बिल्कुल भी नहीं कटा हुआ, बिल्कुल भी नेचर को इसमें हार्म नहीं किया हुआ। और इट ब्लर, अगर यहाँ पे आप जाएं, इसके ऊपर सारे देखें पर्दे अगर आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के शेयर पर्दे, उसको अगर आप साइड पे कर दो, यहाँ पे आप खड़े होंगे तो आप और नेचर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर की जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल ब्लर हो चुकी हुई हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे उन्होंने किसी दरख्त को नहीं काटा, उसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना जो है वो घर तामीर किया हुआ है। इट्स इन ब्राज़ील। आगे जाइएगा। ये पिक्चर बिल्कुल मैंने लगानी थी, ये मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखी थी। ये पिक्चर है जी, ये है 150 ईयर ओल्ड ट्री। इट्स अ बनियन ट्री, जिसे हम लोग बोर्ड का दरख्त कहते हैं उर्दू में, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। ये है हमारे लाहौर में और इसको काटा गया, 150 ईयर्स पुराना है, इसको काटा गया। वहाँ पे स्मॉग है, ग्लोबल वार्मिंग के बहुत इश्यूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दरख्त हमें बचाते हैं, हमने यहाँ पे काट दिया। कुछ दिनों पहले हमने इसको काट दिया क्योंकि अपेरेंटली अ सर्टन बेकरी वाज सेइंग कि हमें आगे पार्किंग की स्पेस चाहिए, तो उन्होंने ये बनियन ट्री जो है दाव पे लगा दिया, काट दिया उन्होंने। एंड दे डिडंट केयर्ड कि ये भी इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड कि काफ़ी लोगों ने इस पर जो है FIR भी कटवाई और उन्होंने कोशिश की कि हम लोग इसको रिटेन बैक कर सकें किसी ना किसी तरह। इसके अगर हम लोग मतलब कोई तो होगा, कोई तो बायोलॉजिस्ट होगा जो इसके जो हैं वो एंड्स मीट करके इनके रूट्स के साथ कुछ ना कुछ करके इसको वापस उसकी जगह मिले या कहीं और इसको ट्रांसपोर्ट कर दे। कहीं मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, अब आई डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक कंट्री, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वहाँ पे एक तामीर होनी थी और उन्होंने पूरे ट्री को स्टार्टिंग फ्रॉम इट स्टॉप बिल्कुल रूट डाउन तक उन्होंने उसको खोदा था और उसको लेकर गए थे एक ट्रक में, उन्होंने ट्रांसफ़र किया था कि इसको कहीं और जाके हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स गो। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने काट के बेरहमी से इसको फेंका हुआ है, किसी ने इसको वहाँ पे उठाया भी नहीं। और लेकिन जब देखा इसको, जो हिस्टोरियंस ने देखा, वो तो चिल्ला पड़े कि ये क्या हुआ है। और ये न्यूज़ बहुत वायरल हुई हुई है, ये मैंने कुछ दिन पहले देखी और मेरा तो दिल बहुत जो है ना बहुत उदास हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो है कैसा लगेगा हमें भी अगर ऐसे काट फेंक के छोड़ देंगे कहीं भी कहीं और कोई हमारा जो है वाली वारिस नहीं है, तो दैट्स वेरी, आप कहेंगे वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंटल फॉर मी। ठीक है, आगे जाइएगा। अच्छा, ऑल ऑफ़ यू आई थिंक आप लोग यहाँ पे फिल्म्स देखते होंगे, हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे आप लोग। और एक मूवी है, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी होगी, अगर देखी होगी तो आई विल बी रियली हैप्पी। हर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। इसमें मैं इसलिए डिस्कस करें क्योंकि अक्सर सिनेमा जो है ना वो भी इमोशनल पैलेट दिखाता है, मतलब आपको आपके जो है इंटीरियर्स के साथ रिफ्लेक्ट करवाता है। तो हर में ये थोड़ा सा इसका पस मंज़र में ये स्टोरी है बेसिकली कि हर ही इज़ अ गाय, ही लिव्स इन कैलिफोर्निया, अच्छे अपार्टमेंट में रह रहा है, एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहा है, अच्छी सैलरी, सब कुछ ठीक है, लेकिन हिज लाइफ इज़ रियली सैड बिकॉज इट हैज़ नो लव इन इट। तो बहुत इसकी लाइफलेस सी लाइफ है बिकॉज सब कुछ अच्छा चल रहा है इसके, लेकिन देयर इज़ नो ह्यूमन कनेक्शन। तो जिसकी वजह से अगर आप इसका पहला जो मैंने इसका क्लिप लगाया है उसके अंदर हिज नेम इज़ थियोडोर, और अब देखें सारी इसके आगे जो है कैलिफोर्निया की स्काई लाइन है और उसको खुश होना चाहिए, मतलब बहुत ब्लिंगी है, हर एक की ये ड्रीम होती है, लेकिन ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर, वही अर्बन रूफ टॉप पर खड़ा हुआ है ये और देख रहा है उसको वो। और कलर्स भी देखें कितने ग्रेज और ब्लूज़ के अंदर है। आगे जाइएगा। सेम वही उसके घर की बैल्कनी है, वही अपना वो देख रहा है, बहुत ग्रेज के अंदर है, ब्लूज़ के अंदर है, बहुत मोनोटोन्स के अंदर सारा फ्रेम है फिल्म का। आगे जाइएगा। इसके अंदर भी वही अपने जॉब पे जा रहा है, वो जो स्काई लाइन है, सिटी लाइन है, वो बिल्कुल बिल्डिंग के साथ है, बहुत ब्लिंगी है, बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है कि इसने थोड़ी सी रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। आगे जाइएगा। अच्छा, अब यहाँ पे होता ये कि जैसी थोड़ी सी फिल्म आगे जाती है और बहुत आराम से जो है ये ट्रांजिशन होती है, फ्रेम्स बहुत आराम से ट्रांजिशन करते हैं। अच्छा, इसमें होता ये कि जैसे AI का ज़माना है तो उसकी AI फ्रेंड बनती है, हर नेम इज़ समैंथा, और वो उससे जब बातचीत करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप भी ChatGPT और AI को यूज़ करते हैं तो कितने आपको अच्छे आंसर्स देते हैं, बिल्कुल खलूस के साथ अच्छे आंसर्स देते हैं, तो आगे से पूछता भी है कि इसके बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे।
तो वो जब उसकी क्योंकि ये एआई से बहुत पहले, अब तो खैर बहुत फ्रीक्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत पहले की फिल्म बनी हुई, आई थिंक 2005, आई एम नॉट श्योर, इसी, हाँ थोड़ी सी लिटिल लेटर, हाँ। तो उसमें यह है कि उस वक्त एआई का इतना वो नहीं था, मतलब इतना फेमस नहीं था वो। तो जब इसकी दोस्ती हुई तो इसकी लाइफ में जो है ना बाहर आ गई, इसको लगा कि अच्छा किसी से वो बात कर रहा है तो ही इज़ हैप्पी, तो लव हैज़ एंटर्ड हिज लाइफ। एंड आप देखें उसके पीछे की जो बिल्डिंग्स है वही है, उसका ऑफिस का रास्ता दिल्ली का वही है, लेकिन कितना एकदम से लाइवली हो गया। और पीछे जो लड़की अगर देखें आप, एक छोटा सा एक डायरेक्टर ने हमें इसके अंदर वो दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है, तो पीछे लड़की ने एक रेड शर्ट पहनी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हाउ लव इज़ ट्रांजिशनिंग इन टू हिज लाइफ। आगे जाइएगा, ये भी ट्रेन से वापस जा रहा है, लेकिन आप देखें कलर्स थोड़े से वार्म है इंस्टेड ऑफ ब्लूज एंड ग्रेज, तो कलर थोड़े से वार्म है। अभी भी बेशक वो थोड़ा सा उदास है क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रांजिशन, फ़ौरन से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे जाइएगा, अब इसके अंदर भी ही इज़ सिटिंग इन हिज अपार्टमेंट। पहले हमने अपार्टमेंट देखा था बिल्कुल बैरन, वही अपार्टमेंट था, वही इंटीरियर स्पेस था, लेकिन पीछे आप हिंट्स देख सकते हैं, लैंप और उसका वार्डरोब, उधर जो लैंप पड़ा हुआ है, कुशन पड़ा हुआ है, उसकी जो चेयर पड़ी हुई है, और उसके अंदर हिंट्स ऑफ रेड्स हैं। तो वो जो है वो पूरे पैलेट को जो है वो किस तरह से लेके चल रहे हैं और किस तरह से वो टूवर्ड्स वार्मथ जा रहा है। आगे जाइएगा, इसके अंदर भी ही इज़ टॉकिंग टू समैंथा, और उसके डेस्क पे देखें एक पेपर पड़ा हुआ है, उसका एक बॉक्स है, ऊपर लैंप है। यहाँ पे देखें कलर पैलेट एकदम से कितना लाइवली हो गया, और जब उसको देखते तब आप आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रांजिशन को फील करते, बहुत मज़ा आता है। आगे जाइएगा, अब इसके अंदर भी देखें उसका अपार्टमेंट है, वही स्काई लाइन है, लेकिन उसके भी देखें फर्नीचर कितना ग्लो कर रहा है, पैलेट कितनी वार्म है। आगे जाइएगा, इसके अंदर भी इस टॉकिंग टू समैंथा एंड ही इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑब्वियसली, क्योंकि आप थोड़ा सा तो होते हो, क्योंकि मूवी जब आप देखेंगे, आई वोंट गिव स्पॉयलर्स, तो इसके अंदर भी देखेंगे कलर पैलेट कितनी वार्म है। आगे जाइएगा, अच्छा ये बहुत अच्छी पिक्चर है क्योंकि ही स्टैंडिंग इन हिज रूम एंड इज़ रियली कंटेंट एंड रियली हैप्पी। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी वो असर देख सकते हैं कि शुरू में वो किस तरह से था और अब वो किस तरह से है। इज़ वेरी काम, कंटेंट, वेरी कंपोज्ड, पूरी पैलेट जो है वो एब्रप्टली वार्म है। आगे जाइएगा, अच्छा एक और फिल्म है इन द मूड फॉर लव, चाइना बेस्ड ये फिल्म है, अगर किसी ने देखी हो तो वेल एंड गुड। अच्छा यहाँ पे यूजली जो है ना नैरो हॉलवेज़ का बहुत जो है ना, उन्होंने नैरो हॉलवेज़ के आगे पीछे उन्होंने सब चीज़ को रिवॉल्व किया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक लड़का और लड़की को नेबर्स दिखाया हुआ है। सो बेसिकली इट इज़ सिम्बॉलिकली ये एक इनर एम्प्टीनेस है, एक रॉन्ग डिज़ायर्स हैं और पैसेज ऑफ टाइम बेस के अंदर हम दिखाते हैं। तो इन द मूड फॉर लव में नैरो पैसेज वेज वैसी स्पेसेस, जैसे मैंने पहली बात भी की कि हमेशा ये जो है ये ओवरलुक्ड होती हैं इन डिज़ाइन, एज दे सी, ये सारी ट्रांजिशनल जगह होती हैं और ये डेस्टिनेशन नहीं होती, इसलिए इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। हाउ एवर ये स्पेसेस जो होती हैं दे आर रियली crucial to our psychological well-being, और थ्रेशोल्ड और इंटरमीडिएटरी स्पेसेस दे ऑल्सो सर्व एज अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड रिलैक्सेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब आप लोग सिनेमाज में जाते हैं, जो लोग बहुत शौक से मूवीज़ देखते हैं और एक वेट करते हैं कि सिनेमाज में वो मूवी लगेगी, जस्ट नॉट जस्ट फॉर द टाइम पास, लेकिन आप एक्चुअल जब सिनेमा जाते हैं तो आप लोगों को होता है कि मैं तो जब सिनेमा से निकलती हूँ तो मैं थोड़ी देर उस मूवी के कहर में ही होती हूँ। तो वहाँ पर जब निकलते हैं, आपने नोट किया होगा कि जब सिनेमा से निकलते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा कॉरिडोर होता है, डिमली लिट सा होता है, और आप उसके बाद फिर सिनेमा ख़त्म होता है, एग्जिट लिखा होता है वहाँ पे। तो वो चेयर्स से जब आप उठते हैं टुवर्ड्स एग्जिट जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा कॉरिडोर होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मूवी के बारे में सोच रहे होते हैं, आपने एंजॉय किया होता है, अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और फ़ौरन जैसे आप एग्जिट करते हैं ठक आपकी रियलिटी, आपकी वही पार्किंग स्पेस, या शायद वो सेंटोरस मॉल जो है सामने जो है बहुत लोगों का शोर होता है, आप कहते हो कि उफ बैक टू रियलिटी। अच्छा आगे करिए, ये स्लाइड्स हैं इन द मूड फॉर लव की, कॉरिडोर्स दिखाए हुए, लॉन्ग फॉर लॉन्गिंग, बेसिकली दिखाते हैं ये इनर एम्प्टीनेस के लिए। अगर आप लोग मूवीज़ को जो है अगर देखना शुरू कर दें इसी पस मंज़र में, तो मूवी के जो फ्रेम्स हैं वो भी आपके साथ जो है वो डायलॉग करते हैं। आगे जाइएगा, ये भी उसी मूवी का ही है, ठीक है। अच्छा चलें, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई होप कि जो यहाँ पे न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे वो इस पिक्चर को जानते होंगे। इट्स बेसिकली आई एम मूविंग टू माई क्लोजिंग, और इसमें ये है कि आई एम शेयरिंग समथिंग वेरी थॉट प्रोवोकिंग। अच्छा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरीज, और हमने अलिफ शफ़ीक की बुक का भी रेफरेंस दिया, सो शी वॉज टॉकिंग अबाउट, और मैं भी इस बारे में इससे रिलेट करके बात करूँगी कि जो वाटर है, वाटर हैज़ मेमोरीज, इट नेवर फॉरगेट्स वेयर इट वंस फ्लोड, व्हाट इट वंस टच्ड और whom इट वंस हेल्ड। दिस ईयर हुआ ये कि मानसून जो सीज़न था, इट केम अपॉन लाहौर, और वही कहते थे ना ये तो 13th स्पेल आ गया भाई, ये हमारे मुल्क में 13 स्पेल आ गया मानसून का। और लाहौर में प्रीडोमिनेंटली जो है वहाँ पे रेन्स जो थी इट लिंगर्ड मोर देन यूजुअल, और हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे रिवर रावी जो है, जो कि पीछे से वो इंडिया जो है पानी बंद कर देता है, वो सूख जाता है बेचारा, लेकिन फ्लड्स इस तरह से आए और इंडिया ने भी पीछे से पानी खोल दिया, तो जो रिवर रावी था इट केम बैक, इट इज़ वेरी हिस्टोरिकल, इट इज़ वेरी एंशिएंट, एंड इट केम बैक टू वेयर इट बिलोंग।
और हुआ ये कि वहाँ पे एक इतनी नई सोसाइटी भी नहीं, इतनी पुरानी भी नहीं है, पार्क व्यू सिटी के नाम से, लाहौर के अंदर ही है। थोड़ा सा जब आप लाहौर को छोड़ते हो तो वहाँ पे पार्क व्यू सिटी के नाम से एक सोसाइटी है। तो वहाँ पे जो है रिवर रावी एंटर हो गया। अब वहाँ पे रिवर रावी जो था पहले से मौजूद था। अगर आप पिक्चर ऑन द लेफ्ट देखें तो उसके अंदर आप गूगल मैप से, क्योंकि ये निकाली गई है, तो वहाँ पे रिवर रावी था और वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी अभी। इट वॉज़ जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स आपको पता है लोग जो हैं वहाँ पे तामीर करते हैं, वो नहीं कोई जगह छोड़ते, कोई टुकड़ा नहीं छोड़ते। और वहाँ पे जब तामीरात वगैरह शुरू हो गई तो वहाँ पे रिवर रावी जो है वापस आ गया। वापस उसने उसी जगह पे फ्लड किया जहाँ पे वो पहले बिलोंग करता था, जहाँ पे उसकी जो भी उसको पाथवे मिला हुआ था, तो उसी पाथवे पे वो दोबारा आ गया। तो ये था बहुत एंशेंट, और ये एंशेंट है भी। रिवर रावी की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो ये बहुत पुरानी है। और ये लाहौर बेसिकली एक रिवरन जो थी वो सेटलमेंट थी, और इसके आसपास जो है सारी जो आबादी जो है वो होती थी, और काफ़ी हेल्पफुल था रिवर रावी। लोग अपने सारे जो हैं वो जानवरों को वहाँ पे ले जाते थे पानी पिलाने के लिए, कपड़े धोते थे। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग डेकेड्स अगो, तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता था। तो रिवर रावी इट वाज रिक्लेमिंग अ फॉरगॉटन मैप ऑफ बिलोंगिंग। द वाटर इट मूव्स थ्रू द स्ट्रीट्स, देख सकते हैं हम यहाँ पे। खैर बहुत क्योटिक था क्योंकि यहाँ से लोगों को निकाला भी गया, सारा इवैक्यूएट भी किया गया। और लेकिन जो था ऑफ कोर्स लाहौर एक रिवरेंस जो है वो सेटलमेंट है। मैं थोड़ा सा इसको पोएटिक उसमें देखूँगी। आगे जाइएगा। अच्छा, ये एक पिक्चर है, ये बहुत वायरल हुई थी। ये बेसिकली बादशाही मस्जिद की है। और बादशाह मस्जिद के जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरे पेरेंट्स जानते हैं, बादशाह मस्जिद के आगे कभी भी रावी नहीं बहता था। लेकिन ये पुरानी एक पिक्चर जो है वो वायरल हुई थी। इसके आगे भी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने या किसी ने भी यहाँ पे एक स्केच की हुई है कि बादशाह मस्जिद के बिल्कुल फ्रंट पे, और लाहौर फोर्ट भी क्योंकि इसके साथ है, तो इसके सामने उन्होंने दरियाए रावी बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे शिप्स वगैरह चल रही हैं और सारा कुछ। अब जो रिवर रावी इट वाज क्लोज टू बादशाह मस्जिद शुरू में, और ये यहाँ से शिफ्ट हो चुका हुआ था डेकेड्स अगो। कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ से शिफ्ट हो चुका हुआ था। लेकिन इस साल ही फ्लड वाटर्स टेम्परेरली बॉट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। आगे जाइएगा। अच्छा, ये वो थोड़ी सी स्केच थी, ये रियल पिक्चर में है और ये हम लोगों को मिलती है। इस पर बहुत आर्टिकल्स भी लिखे गए थे। इट केम बैक टू द हिस्टोरिकल लैंडमार्क। और ये हमें मतलब कि हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज और किस तरह से जो हिस्ट्री है वो अपने आप को रिक्लेम करती है। मतलब नेचर ऑलवेज रिमेंबर्स वेयर इट वाज। सो वाटर लाइक मेमोरी इज़ नेवर लीनियर, इट बेंड्स, इट लूप्स, इट रिटर्न्स, इट रेजिस्ट द बाउंड्रीज, क्योंकि ज़ाहिर पानी है। When we say that water remembers, we are also admitting that the land does too. That our interiors, our homes, and even our cities, they absorb our emotion. The rain that entered and flooded this year is not an accident of weather. ये महज एक इत्तेफाक नहीं है. It's a visitor from the past, and it is reminding us that the space and memory, they are always intertwined. मैं क्योंकि इसको पोइटिक पस मंज़र में देख रही हूँ, तो when the river Ravi came back this year, it wasn't chaos. For me, it was nostalgia. The river wasn't angry, basically. It just missed its old roots, like someone finding their childhood street on a rainy day. So it was the earth whispering that once flowed through us, it still does, somewhere beneath, quietly but very much alive. और अपनी स्पीच को मैं ख़त्म एक पोइटिक लाइन, एक शेर से करना चाहूँगी. इट इज़ अ शेर बाय सब्तली सबा कि दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रास्ते बना लिए. बेहद शुक्रिया. आपने ये ताजमहल की शीश महल की जो वॉल दिखाई, इट रिमाइंड्स मी कि ये बंस रोड में भी जो पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं वो उनकी भी ज़मीनें जो है वो कुछ थोड़ी इसी किस्म की याद हैं, लाइक मैंडेला टाइप का, या वो डिफरेंट पैटर्न्स बने होते हैं. हाँ जी, क्योंकि इस्लामिक अगर हम लोग देखें तो उसके साथ हम लोग हमेशा ऑटोमन एम्पायर को भी मुंसलिक करते हैं. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जो हैं हमारे अपने मोटिव्स हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अपने मोटिव्स हैं या ऐसा तो सारे जो हैं वो इंटरवाइंड होते हैं. हम लोग के कुछ इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो टर्किश कल्चर से भी हैं, इंडिया से भी हैं. तो मंडालाज हैं जो भी हैं, डेफिनेटली वो जो है इनका आपस में मिलाप है. कलर्स हम थोड़े बहुत चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो ओरिएंटेशन या ओरिजिन जो है वो, मतलब हम उसको क्या कहते हैं, ये नहीं कर सकते कि ये हमारे ओनरशिप नहीं ले सकते उस चीज़ में. लेकिन हाँ, शीश महल जो है बहुत एक्जॉटिक है. अगर आप लोगों का वहाँ पे जाना हो तो बहुत खूबसूरत है. उसको अगर आप जाके देखें फिज़िकली
तो एक तो बहुत ग्रैंडियोर है क्योंकि बहुत हाइट है उस जगह की, तो वहाँ पे अगर आप जाएँ तो आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो इन टिट बिट्स, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इट्स इन आगरा। नो दिस शीश महल इट इज़ इन लाहौर फोर्ट। अच्छा, लाहौर फोर्ट। जी जी जी। हेलो मैम। जी जी। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन ये है कि जो ब्यूटी है वो सब्जेक्टिव है, मतलब मुझे अभी ब्लैक पसंद है, आपको शायद वाइट पसंद हो या जो भी पसंद हो, तो क्या ऐसे कोई प्रिंसिपल्स है या कोई ये ब्यूटी में ऐसी कोई चीज़ें है जो मतलब सब लोगों को पसंद आती हो? जिस तरह अखलाकियात है उसमें सब लोगों को सच्चाई पसंद है, सब लोगों को किसी का माल वगैरह लूटना ये पसंद नहीं है, इज़्ज़त करना सब लोगों को पसंद है। तो ब्यूटी में ऐसी कोई चीज़ें है जो तमाम इंसानों को पसंद आती हो? नहीं देखिए, ब्यूटी को हम लोग सभी पसंद करते हैं, लेकिन उसका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट होता है। मतलब मुझे अगर जैसे आप कह रहे हैं कि आपको काला रंग पसंद है, तो आपको किसी वजह से पसंद होगा वो। अब कुछ लड़कों को पिंक भी पसंद होता है, तो लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो हमारा प्री कंसीव नोशंस होते हैं ना, हमारे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पिंक जो है वो तो सिर्फ लड़कियां पहनती हैं, लड़के सिर्फ ब्लू पहनते हैं। तो हम लोगों की बेसिकली जिस तरह से करें, हमारे अखलाकियात हमारे चीज़ के अंदर वो एम्बेडेड किया जाता है, तो ही हमें एक सर्टन चीज़ अच्छी लग रही होती है, एक सर्टन चीज़ बुरी लगती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम लोगों की अपनी वो एक आइडेंटिफिकेशन और हम लोग जब दुनिया को खुद की नज़र से देखना शुरू करते हैं, तो फिर हम उस चीज़ों को अपनी तरह से परसीव करते हैं। अब जैसे मैं एक डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको अपनी तरह से उस खूबसूरती को जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, आप उसको अपनी तरह एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो थोड़ा सा रिलीजन को उस तरह से देखते हैं, वो उसको और उस पर जो है वो नाते लिखेंगे या उस पर पोइट्री करेंगे। जैसे खाना काबा का कलर ब्लैक है, तो हर एक का अपना जो है, कहाँ पे वो कल्चर में स्टैंड करते हैं, कहाँ वो सोसाइटी में स्टैंड करते हैं, वो उसके हिसाब से चीज़ों को परसीव करते हैं और फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो नो वन इज़ रॉन्ग। जी जी। अर्बन एरिया वहाँ पर तो बहुत सारे इंसान रहते हैं, मतलब सोसाइटीज़ रहती है वगैरह, तो अगर एक शख्स के लिए हम एक डिज़ाइन बना दें एक सोसाइटी के लिए, और वो उसी दूसरी सोसाइटी के लिए वो मतलब उसको पसंद नहीं है या उसको बुरी लगती है, तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि यार एक सोसाइटी के तो ये पसंद है लेकिन दूसरी सोसाइटी को पसंद नहीं? तो फिर वो स्टैंडर्ड क्या है जिसके थ्रू हम डिसाइड करें कि ये ठीक है और ये दूसरा गलत है? देखिए, स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड एज सच कोई है नहीं, क्योंकि अगर जैसे मैं आई एम फ्रॉम लाहौर, और जब मैं वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन देखती हूँ या वहाँ पे बिल्डिंग्स देखती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिल्डिंग्स को सोच के बनाया जाता है। वहाँ पे कुछ कुछ अब घरों में उन्होंने वापस जो है वो रिवाइवल कर लिया हुआ है आंगन का, कुछ जो है वो झरोके भी लगाते हैं वहाँ पे। ये वही मैं बात करूँ कि जहाँ पे कोई भी सोशल स्टेटस होता है वहाँ पे उसकी बात होती है। जैसे मैं इस्लामाबाद आई, अब यहाँ के जब मैंने लोगों से बात की है कि उन्होंने किस तरह से अपना घर तामीर करवाना है, तो उनको है कि बस हमें जगह ज़्यादा चाहिए, हमें रूम ज़्यादा चाहिए, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, हमें डिज़ाइन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो ये हर एक वही माइंडसेट की बात है, एक्सपोजर की बात है मोस्ट ऑफ ऑल। अब जैसे अगर आप वेस्ट को फॉलो करें या वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर जाएं, जैसे मैंने आप लोगों को वो ओल्ड होम्स भी दिखाए थे, अब यहाँ पे अगर वो बनाया जाता है, अव्वल तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाए जाएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा ये तो उम्र के आखिरी हिस्से में, इसके लिए क्या हम डिज़ाइन करें, क्या इतना पैसा लगाना, बस फैसिलिटीज़ दे देते हैं और अल्लाह अल्लाह। तो जैसे आप कह रहे हैं कि चीज़ें तामीर की जाती हैं, एक सोसाइटी को पसंद आती हैं, एक नहीं। हम घरों को भी एक इंडिविजुअल उस पर देखते हैं आके। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, उनके अंदर जो थी वो एक कपल रहता था, एक हस्बैंड वाइफ, वो थोड़े से 50s और 60s के अंदर थे, और जो खातून थी वो उनको क्योंकि वही किचन चलाती थी और उनकी हाइट भी थोड़ी सी मतलब कि एवरेज थी, बिलो देन एवरेज थी, तो उनके लिए हम लोग जब भी कैबिनेट्स लगाएंगे इवन, तो हम लोग ऊपर नहीं लगाएंगे। एक तो वो पैसे वैसे ही जो है वो छोटी हाइट की हैं, तो उनके लिए वो चढ़ के किस तरह से वो कैबिनेट खोलेंगे। तो ये भी देखिए एक छोटी सी चीज़ होती है, छोटा सा एक एरर होता है जो कि आपको इरिटेट करता है। तो इसी तरह से जैसे ये तो मैंने किचन की एग्जांपल दी, सोसाइटीज़ भी इसी तरह से डेवलप होती हैं, सोसाइटीज़ इसी तरह से डेवलप होती आई हैं। आप मेसोपोटामिया देख लें, इजिप्शियन देख लें, किस तरह से आते आते आज सोसाइटीज़ कितनी इवॉल्व्ड हैं। शुरू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो डिज़ाइन इंटीरियर जो है ये इवॉल्व होते हैं, और बल्कि अच्छा है ये जो है नेक्स्ट टॉक में मैं इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है और काफ़ी तवील भी है। आई होप इट सॉल्व्स योर क्वेश्चन। कंप्रोमाइज़ मतलब स्टैंडर्ड एक तरफ से कंप्रोमाइज़ होगा तो
नहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। मैं वही कहती कि माइंडसेट के मुताबिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका घर बना रही हूँ और आपने उसके अंदर रहना है, तो डेफिनेटली मैं स्टैंडर्ड तो एक कोर स्टैंडर्ड होता है घर बनाने का, वो तो डेफिनेटली होगा। फिर डेफिनेटली बजट भी होगा अगर हम लोग बिल्कुल मटेरियलिस्टिक उस पर देखें। और फिर आप कभी आपने उसमें रहना, तो मैं आपसे पूछूंगी कि अच्छा आप एक आर्टिस्ट हैं या आप एक क्रिकेटर हैं या आप कौन हैं, तो उसके अंदाजे से मैं जो है उस घर की तामीर करवाऊंगी ताकि वो आपके स्टैंडर्ड पे बैठे, ना कि किसी और के। थैंक यू। जी, I'd like to comment on the previous question. जी जी जिस तरह ह्यूमन आई जो है वो सिमेट्री को पसंद करती है, बिल्कुल। लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, वो एक कॉमनैलिटी इन ब्यूटी हो सकती है, या गोल्डन रेशियोज के बारे में आप कहेंगे, बिल्कुल, हाँ। क्या कहेंगी कि दिस ब्रिंग्स लाइक अ कॉमनैलिटी टू ब्यूटी, डजंट इट? हाँ देखिए, कुछ अब जैसे जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जैसा से आपने एक रूल की बात की, तो उसके अंदर कॉन्टीन्यूटी सबको पसंद आती है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। लेकिन आपने ये भी अगर देखा होगा, पढ़ा, अगर आप इसको पढ़े शायद आपको आइडिया भी होगा कि कुछ ऑटोमन कल्चर्स के अंदर जब वो बनाते थे ये कॉन्टीन्यूटी और ज्योमेट्री, तो उसके अंदर से वो कहीं ऐसी जगह पे ख़राब कर देते थे उसको, वो जानबूझ के ख़राब करते थे क्योंकि उनका ये बिलीव था कि सिर्फ अल्लाह मियाँ ये कुदरत रखते हैं, हम इतने परफेक्ट नहीं हो सकते। तो वो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको फ्लॉ उसके अंदर ले आते थे डेलिबरेटली, ताकि वो जो है गोल्डन रेशियो जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है गोल्डन रेशियो, हर जगह मौजूद है, हमारे गैलेक्सीज़ में, हमारे सिस्टम्स में, हमारी नेचर में। लेकिन जब इंसान उसको तमीर करे तो ये सोच भी आप देखें, ये भी देखें सोच है ना एक, उसने अल्लाह ताला को किसी से सुपीरियर नहीं बनाया। तो ये एक उसने अपने साथ एक देखा कि अगर मैं इसको बना रहा हूँ परफेक्ट, क्योंकि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो वो कहीं ना कहीं से इसको ख़राब कर देते थे, कलर या कोई सिमेट्री कहीं से छोड़ देते थे। लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन आए इतना इसको कैच नहीं कर पाता था। लेकिन उसको, क्योंकि ये देखें आपका ये माइंड सेट है, ये आपका एक्सपोजर है कि खुदा है और हम उसको तो चैलेंज नहीं कर सकते। सो लेट्स मेक समथिंग ब्यूटीफुल, इम्पैक्टफुल, कॉन्टीन्यूटी, सब लोग उसके ऊपर आके ठहरे भी, नज़र भी ठहरे, लेकिन मैं उसमें हम फ्लॉ भी ऐड करेंगे क्योंकि हम अल्लाह से ऊपर नहीं हैं। अच्छा मैम, एक जो पिक्चर्स कुछ आप वो दिखा रही थी जिसमें नाइट के टाइम एक और साउंड होता है और फिर सुबह हो जाती है, एक और थी जिसमें डान रोशनी सुबह के टाइम आती है। तो एक तो मतलब डिपेंड करता है, किसी को नाइट अच्छी लगती होगी, किसी को सुबह के टाइम, लेकिन वो डिपेंड करता है नेक्स्ट डे के ऊपर भी कि नेक्स्ट डे अगर आपने किसी बदमिजाज बॉस के आगे जाना है तो आप चाहेंगे जो रात हो ये और लंबी हो, लेकिन अगर जिस टाइम डान हो जाए तो फिर आपको वो बुरा लगेगा। इसलिए अल्लाह ताला हमें सर्दियाँ देता है कि रातें थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो ये भी एक डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डे पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये भी एक मैम एक है फैक्टर कि आपको लेकिन देखिए इन्वायरमेंट बिल्कुल मैटर करती है। लेकिन जैसे मैंने बात की थी कि अगर आप अपने आप को नरिश कर रहे हैं ना, अगर आप मजबूत हैं, क्योंकि सबसे पहला जो टेम्पल है या सबसे पहला जो आपका घर है वो आप खुद हो। अगर एक ठीक है आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, आप एक जगह पे रिहाइश पजीर हो, लेकिन यू योर सेल्फ इज़ अ टेम्पल इन इट सेल्फ। तो अगर आप उसको ठीक रखेंगे, उसको नरिश करेंगे, तो ये बॉस कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बचपन से किसी छोटे बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत डार्क होता है, किसी का उस तरह नहीं होता, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? यानी नेचर का इम्पैक्ट होता है या कुछ और? यानी किसी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, समझ गई हूँ, वो डार्क होता है, किसी का नहीं होता। हाँ ये देखें, ये तो एक तो पहले तो ये चीज़ जो है वो जैसे मैंने बात की थी कि दिल्ली गेट में कुछ बैठते थे, वहाँ पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे उनकी 4 पीढ़ियाँ उसको बनाती थी, तो वो उनके डीएनए के अंदर है, वो लोग करते हैं इसको। अब जैसे हम लोग कहते हैं, मुझे बहुत टाइम बाद पता चला है कि जैसे वो कहते हैं कि ये तो मरासी है, तो वो मरासी बेसिकली बिल्कुल भी जो है ये गलत चीज़ नहीं है। मरासी वही होते हैं जो कि म्यूज़िक को सीखते हैं और उसको प्रीच करते हैं। मेरे जहन में था कि मरासी बस एम से एक इंसान को मरासी कहते हैं। तो देखिए अभी जैसे तंज़ो मज़ा है, ये एक ऑफ कोर्स एक लिमिट तक हो, अच्छा जैसे आप डार्क ह्यूमर की बात कर रहे हैं, डार्क कॉमेडीज़ भी हमारी होती हैं और ये काफ़ी देर से चलती भी आ रही है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग जब टॉकीज़ देखते थे, यानी कि जब उसके अंदर साउंड ही नहीं होता था, जैसे हम चार्ली चैपलिन देख लें या कुछ भी देख लें, तो उसके अंदर उसके थ्रू भी वो अपना जो है वो मजाक हम तक शो होता था। और जब उसके बाद मूवीज़ हैं जिसमें बोलना शुरू हो गए, तो उसमें भी मजाक और तरह का हो गया, तो वो भी इवॉल्व हुआ। हाँ, कुछ जो ब्लैक ह्यूमर है या डार्क ह्यूमर है वो यहाँ तो इवॉल्व होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या आप अगर अपने डीएनए में देखें तो आपकी एंसेस्ट्रल साइड में ज़रूर जो है ये मजाक करने की जो है सहलियत वो ज़रूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बस ऐसे ही आ गया। हाँ, और हाँ, इन्वायरमेंट भी इसको नरिश करती है, और मतलब कि वो जोक्स आपको अच्छे लगते हैं, कई इंसान के आपको जोक्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत फिल बदी होता है और उसके जोक्स आपको सर्टन टाइम पे आप उसको हिट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है।
तो ये भी मतलब कुछ तो है, वो कॉमेडी क्योंकि सीख के नहीं आती, ये अंदर होती है। बस अब हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मेरे ज़हन में चंद एक सोचे हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, शायद आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। एक तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा रोल ऑफ जो डिज़ाइनर है, क्योंकि उसने अपनी ज़ात को अलग रख के किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसने किन चीज़ों का ख्याल रखना है एज आई अंडरस्टैंड। एक तो ये कि जो क्लाइंट है उसकी एस्थेटिक्स का भी उसने ख्याल रखना है, उसने उस कल्चर का भी ख्याल रखना है, और इस सारी चीज़ के दौरान उसने लामहला इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली स्ट्रक्चर बने या डिज़ाइन बने। शायद हमेशा ऐसा ना भी हो, तो मसलन मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन हो रही है या जिस तरह हमारी सड़कें पक्की हो गई हैं, कंक्रीट की एक चादर बिछ चुकी है हमारे शहरों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रही है। तो एक अच्छा जो डिज़ाइनर होगा या जो एक अच्छा आर्किटेक्ट होगा वो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखेगा, शायद वो कन्वे भी करे, ज़ाहिर इट इज़ अप टू द क्लाइंट। दोम ये कि जो चीज़ एक कल्चर में एहसन समझी जा रही होगी, हो सकता है कि वो दुनिया के किसी और कोने में वो अच्छी ना समझी जा रही हो। इतनी ज़्यादा पोलैरिटी है दुनिया में, बल्कि एक ही ख़ित्ते में बहुत सी पोलैरिटी है। पाकिस्तान भी कोई एक कल्चर तो नहीं है ना, मल्टी कल्चरल ही है। यहाँ पे आप इस्लामाबाद में एक काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम आप यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर तसव्वुर भी शायद ना कर सकें। तो एक आर्किटेक्ट जो है, जब वो एक स्पेस को बिल्ड कर रहा है, वो अपनी एक वहाँ पे क्या उसको कहना चाहिए कि मानवियत दे रहा है, तो वो बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट तो ये कि आपकी पिछली गुफ्तगू भी बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग पर मबनी थी, आज की गुफ्तगू भी बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग पर मबनी थी। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या ये सेशन देखेंगे, आई विल इनकरेज देम कि वो पिछली गुफ्तगू ज़रूर सर्च करके देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि फिर ही वो तसलसल को बेहतर समझ सकेंगे। बस आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।